चलो, लेट्स स्टार्ट। पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। और प्लीज चुपचाप से बैठ के अभी सिर्फ सुनना है। ठीक है, जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी उनको रिलेट करना है, समझना है, लिखना है साथ साथ में। ठीक है, चुपचाप बैठो अभी। ब्रावो में नहीं मिलेगा, ये सीडीएस का है। एनडीए में अलग से पेपर मिलता है 50 क्वेश्चंस का। जितने आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, उतने ही क्वेश्चंस का। चलो, आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। ये एडवाइस को ऑफर करने में मेरा कोई भी छिपा हुआ मोटिव नहीं है। ठीक है, तो कोई भी हिडन मोटिव नहीं है मेरा। तो हिडन का के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है अल्टीरियर। ठीक है, अल्टीरियर का मतलब क्या होता है? हिडन हमारे पास होता है, कोवर्ट होता है, फर्टिव होता है, क्लेंडेस्टाइन होता है। क्या कोई भूल पाएगा इन वर्ड्स को? क्लेंडेस्टाइन होता है, कंसील होता है। ठीक है, लेटेंट होता है, लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ होना। ठीक है, आई हैव नो हिडन मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। अगर मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं तो इसके पीछे मेरा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, कोई छिपा हुआ मोटिव नहीं है। ठीक है, तो हिडन हो जाएगा। कोवर्ट, किसी चीज पे अगर कवर लगा हुआ है तो मतलब वो चीज छिपी हुई है। फर्टिव, अगर भेड़ के जो फर होते हैं वो उसकी स्किन को छिपा लेते हैं ना, तो अगर किसी चीज पे फर लगा होगा तो वो चीज छिप जाएगी। तो फर्टिव हमारे पास होता है। क्लेंडेस्टाइन को आप कैंडल से रिलेट कर सकते हो, है ना। कैंडल्स हम छिपा के रखते हैं, मम्मी संदूक में छिपा के रखती है और सिर्फ दिवाली वाले दिन ही निकलती है ना। क्लेंडेस्टाइन हो जाएगा। कंसील, कंसील पता है, कंसील हमारे पास ब्राउन ब्राउन कलर का ऐसा एक प्रोडक्ट आता है, मेकअप का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो उसको कंसीलर बोलते हैं। तो लड़कियां कंसीलर लगाती हैं अपने दाग धब्बे छिपाने के लिए। ठीक है, लड़के भी लगाते हैं आजकल तो। लेकिन कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना। कंसीलर लगा के हम क्या करते हैं? अपने दाग धब्बे छिपाते हैं। ठीक है, तो कंसीलर हमारे पास हो जाएगा। लेटेंट, लेटेंट हीट आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री ज्योग्राफी जहां पे भी आपने पढ़ा है ना। लेटेंट हमारे पास हो जाएगा। एक वर्ड हमारे पास होता है सरप्टीशियस। सरप्टीशियस नाग देवता, है ना। तो सांप कहाँ छिपा रहता है? सांप कहाँ छिपा रहता है? बिल में छिपा रहता है ना सांप। तो सरप्टीशियस क्या है? ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, है ना। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरप्टीशियस, तो सरप्टीशियस का मतलब होता है सर्प। सर्प मतलब सांप, तो सांप तो हमेशा छिपा हुआ रहता है ना। ठीक है, ये इंटीरियर का मतलब इंटीरियर डिजाइन यार, अंदर वाला भाग, इंटीरियर। तो इंटीरियर नहीं होगा, अल्टीरियर होगा। अल्टीरियर का मतलब होता है छिपा हुआ। इंटीरियर छिपा हुआ नहीं है, अंदर वाला चीजों को हम बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन। ठीक है, चलो। आई गॉट यूज्ड डैश ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years। हम क्या बोलते हैं? यू शुड, जब भी हम सड़क पे चलते हैं ना, सुनो ध्यान से। जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट का मतलब होता है ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट। हम जब भी रास्ते पे चलते हैं ना तो हमें किस साइड चलना चाहिए? लेफ्ट साइड चलना चाहिए हमेशा। वो क्या बोल रहा है कि 2 साल यूएस में रह के उसको हमें राइट में चलने की आदत हो गई थी। ठीक है, उसको आदत पड़ गई थी उस चीज की। अब हमारे पास जो यूज्ड टू भाई साहब हैं, हमारे पास एक वर्ड है यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू जब एक साथ आता है तो यूज्ड टू क्या होता है हमारे पास? यूज्ड टू हमारे पास मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स, और सारी की सारी मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं वो अपने बाद में क्या लेती हैं? V1 लेती है। ठीक है, तो चलो, हमारे पास शुड किसके लिए यूज होता है? सजेशन बताने के लिए। कैन एबिलिटी बताने के लिए। ऐसे हर एक मॉडल वर्ब का कोई ना कोई फंक्शन है ना। तो इस यूज टू का क्या फंक्शन है? इस यूज टू का फंक्शन ये है कि ये पास्ट की हैबिट बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है। तो यूज टू हमारे पास एक मॉडल वर्ब है, पास्ट की हैबिट बताता है, और मॉडल वर्ब अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अगर इस यूज हमारे पास पहली बात हो गई। अगर इस यूज्ड टू से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब है तो क्या ये यूज्ड टू हमारे पास मॉडल वर्ब बन सकता है? क्योंकि मॉडल वर्ब्स तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर इससे पहले हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होगी, इसका मतलब यूज्ड टू खुद मॉडल वर्ब नहीं हो सकता है। तो फिर क्या बनेगा? यूज्ड टू। तो यूज्ड टू के पास एक और पावर है कि ये यूज्ड टू हमारे पास क्या बन सकता है? एडजेक्टिव बन सकता है।
ठीक है, तो यूज टू मॉडल वर्ब होता है और पास्ट की हैबिट बताता है। और अगर यूज टू मॉडल वर्ब नहीं बन पाया तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यूज्ड टू से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर यूज्ड टू आ रहा है, तो यूज्ड टू अपने बाद में क्या लेगा, यूज्ड टू एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमारे पास वर्ब है, कोई वर्ब है, अब वर्ब से नाउन तक पहुंचने का क्या रास्ता है कि हम उस वर्ब को जिरंड बना सकते हैं। जिरंड कैसे बनाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगा के हम उसका क्या करते हैं, उसको जिरंड बना देते हैं, जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यूज टू एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद में आईएनजी वाला वर्ड आएगा, हमें नाउन की जरूरत पड़ती है। अब इस यूज्ड टू से पहले, ड्राइविंग तो होगा नहीं, यूज टू से पहले कोई और वर्ब है। अगर पहले ही कोई और वर्ब है, इसका मतलब यूज्ड टू मॉडल वर्ब नहीं हो सकती। मॉडल वर्ब नहीं हो सकती तो ये क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्या चाहिए, आईएनजी वाला वर्ड चाहिए, तो टू ड्राइव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यूज्ड टू ड्राइविंग हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हुआ है। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग, अगर मुझे पहले बता दिया होता तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेता। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, आपको कुछ दिमाग, एग्जामिनर आपका दिमाग लगवाना ही नहीं चाहता है, वो बस ये देखना चाहता है कि क्या इस आदमी में नॉर्मल समझ भी है। आप सिर्फ इतना याद रख लो कि एक साइड अगर आपको हेड प्लस V3 दिखे, तो इसके साथ दूसरे शब्द आपको क्या दिखने चाहिए, वुड हैव प्लस V3। इस वुड की जगह हमारे पास शुड कुड माइट भी हो सकता है, लेकिन पास्ट की ही मॉडल वर्ब रहेगी, इतना पक्का है। ठीक है, तो एक साइड हेड प्लस V3 रहेगा, दूसरी साइड वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर आपको याद नहीं होता है तो ये याद कर लो, एक साइड अगर V3 दिख रहा है तो दूसरी साइड भी V3 दिखना ही चाहिए। ये V3 है तो यहां पे भी V3 आएगा। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेता, वुड हैव अटेंडेड, वुड हैव V3, क्या हो जाएगा, डी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अरे हेड प्लस V3 तो ऑलरेडी है ही ना, हेड प्लस V3 तो ऑलरेडी है ही, दूसरी साइड हमें वुड प्लस हैव प्लस V3 चाहिए। ठीक है, आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय पे हम, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल हम या तो ब्रेकफास्ट में पढ़ेंगे, या फिर अनुराग सर ने आपको बेसिक्स में पढ़ाया है दीक्षा। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा कंडीशनल पढ़ लें। आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय पे मैं हमेशा अपने पुराने दोस्तों पर निर्भर करता हूं, तो क्या होगा, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन, इन सबके साथ ऑन फिक्स प्रपोजिशन है। डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, हिंज ऑन, बैंक ऑन, इन सब का मतलब फॉल बैक ऑन, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी पे निर्भर करना। ठीक है, डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन, हिंज ऑन, बैंक ऑन, फॉल बैक ऑन, इन सब का मतलब क्या होता है, निर्भर करना, किसी पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करना, निर्भर करना या निर्भर रहना। हाँ, फ्रेजल वर्ब है, फॉल बैक ऑन। देयर विल बी रश, चलो हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल आ गया। फर्स्ट कंडीशनल, ये मैंने थर्ड कंडीशनल अभी अभी बताया है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है, हमारे ये हेड प्लस V3 किस साइड रहेगा, कंडीशन वाली साइड। अब फर्स्ट कंडीशनल हमारे पास क्या होता है, हमारा जिस साइड कंडीशन बता रहा होगा ना, कंडीशन वाली साइड हमारे पास क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट। और दूसरी साइड क्या होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक साइड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा और एक साइड सिंपल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देर विल बी अ रश फॉर सीट्स, सीट्स के लिए विल बी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरी साइड क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अराइव्स, व्हेन द ट्रेन अराइव्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंडीशनल है या नहीं है, कंडीशनल के लिए हमारे पास पहचान होती है, अगर हमें एक सेंटेंस में इफ वर्ड मिले, व्हेन मिले, अंटिल मिले,
या फिर अनलेस मिले। ये सब वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं एक सेंटेंस में, इसका मतलब वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल, दो शेल, ये सब नहीं आ सकते हैं। तो क्या आएगा, एक साइड सिंपल प्रेजेंट आएगा, दूसरी साइड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होता है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कंडीशनल वाला क्लोज कौन सा है, ये है। कंडीशनल वाले क्लोज में क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट लगता है। ठीक है, तो हमारे पास अराइव्स हो जाएगा। इज अराइविंग कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं चाहिए हमें, सिंपल प्रेजेंट चाहिए। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स की क्लास हो जाएगी, साहिल कुमार हो जाएगी। और 10 तारीख से पहले पहले, इन विच सेंटेंस इज टीचिंग यूज्ड एज अ जीरंड। कौन से सेंटेंस में टीचिंग एक जिरंड की तरह यूज हुआ है। शी इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है। तो टीचिंग क्या है हमारे पास, वर्ब है। क्या जिरंड है, नहीं है। टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड डेडिकेशन। रिक्वायर्स एस या ई एस लग गया। एस, रिक्वायर्स क्या हो जाए, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होता है ना। तो रिक्वायर्स हमारे पास क्या है, वर्ब है। हर एक वर्ब का क्या होता है, अगर ये वर्ब है तो वर्ब का क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जिरंड हो सकता है। तो टीचिंग हमारे पास जिरंड है, बी आंसर हो जाएगा। द टीचिंग स्टाफ इज एक्सपीरियंस्ड। जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंस्ड है। कौन सा स्टाफ एक्सपीरियंस्ड है, टीचिंग स्टाफ। तो टीचिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, जिरंड नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारे पास। ही ऑब्जर्व द असिस्टेंट, उसने असिस्टेंट को ऑब्जर्व किया। कौन से असिस्टेंट को ऑब्जर्व किया, टीचिंग असिस्टेंट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टीचिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। ठीक है, डन। वाई इज स्विमिंग अ जिरंड इन द सेंटेंस। अब इसने बता दिया कि जिरंड है। हमें पता है कि इस सेंटेंस में जिरंड है क्योंकि वर्ब है। वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा तो जिरंड बनेगा। ये जिरंड है, लेकिन क्यों है। देखो, इट एंड्स इन आईएनजी। ये ये भी सही है कि जिरंड हमारे पास क्या होता है, आईएनजी पे एंड करता है। लेकिन ये वाली जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा शैलो डेफिनेशन है। शैलो डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें बहुत क्लियरली, अच्छा आईएनजी से एंड हो रहा है इसलिए जिरंड है। आईएनजी से तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एंड होता है, वर्ब भी एंड होता है। ठीक है, ये नहीं है। इट शोज कंटिन्यूअस एक्शन, नहीं। मॉडिफाई का मतलब होता है क्वालिफाई करना। तो क्वालिफाई करने के लिए तो एडजेक्टिव होता है, ये भी नहीं है। इट नेम्स एंड एक्टिविटी, देखो यह एक एक्टिविटी का नाम है ना। एंड नेम्स, नेमिंग वर्ड आर नाउन। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और जिरंड हमारा नाउन ही तो है। बी आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन मतलब, लेकिन आसान क्वेश्चन। चलो, इन विच सेंटेंस डज द आईएनजी फॉर्म नॉट फंक्शन एज अ जिरंड। कौन से वाले सेंटेंस में हमारे पास जिरंड नहीं है। ठीक है, इन विच सेंटेंस डज द आईएनजी फॉर्म नॉट फंक्शन एज अ जिरंड। जिरंड नहीं है। रीडिंग इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, जिरंड है, ये नहीं होगा। शी इंसिस्टेड ऑन रीडिंग, प्रेपोजिशन के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में अगर आईएनजी होता है तो जिरंड होता है। ठीक है, जिरंड है ये नॉट फंक्शन हमने पूछा है। द रीडिंग रूम वॉज साइलेंट, द रूम वॉज साइलेंट। कौन सा रूम, रीडिंग रूम। तो रीडिंग हमारे पास जिरंड की तरह ये एक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये क्यों नहीं हुआ। अब ही डिसलाइक्स रीडिंग एट नाइट, ही डिसलाइक्स व्हाट। तो हमारे पास क्या है, जिरंड है। और इसने पूछा है कि जो जिरंड नहीं है, जिरंड तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये तो जिरंड है हमारा, हमें जिरंड नहीं है वाला पता करना है। ठीक है क्या, है क्या ठीक, ठीक है क्या।
चलो, वाई इज ड्राइविंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल हियर। अब हमें पता है कि इस सेंटेंस में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन क्यों है? ड्राइविंग, ही एंजॉयड द व्यू, उसने व्यू को एंजॉय किया। कब? कोस्ट के अलोंग ड्राइव करते हुए, कोस्ट के अलोंग ड्राइव करते हुए। इट नेम्स एन एक्टिविटी, तो हमारे पास नाउन हो जाएगा? नहीं होगा। इट एक्ट्स एज अ नाउन, नाउन की तरह एक्ट थोड़ी ना करता है, वो तो जिरंड होता है, ये भी नहीं होगा। इट फॉलोस अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन को कहां फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट्स एक्शन, सब्जेक्ट के एक्शन को डिफाइन कर रहा है, और सब्जेक्ट का एक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन को एलिमिनेट करो तुम लोग बस। चलो, इन विच सेंटेंस डज लर्निंग फंक्शंस एज अ नाउ एज अ जिरंड एंड द सब्जेक्ट। लर्निंग हमें जिरंड भी ढूंढना है एंड सब्जेक्ट भी ढूंढना है। अब ही इंजॉयज लर्निंग फ्रेंच एट होम, ही इंजॉयज व्हाट? लर्निंग। तो लर्निंग हमारे पास जिरंड है, ठीक है, जिरंड तो पूछा है, लेकिन उसने क्या बोला है? सब्जेक्ट भी हो। तो जिरंड तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, ये नहीं होगा। ही वॉज लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच सीख रहा था, तो लर्निंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, जिरंड ही नहीं है यहां पे। तो लर्निंग फ्रेंच हैज ब्रोडेंड हिज आउटलुक, तो लर्निंग हैज ब्रोडेंड ना, और किस चीज की लर्निंग? फ्रेंच की लर्निंग। ठीक है, देखो, जब हमारे पास किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर आईएनजी आता है ना, और उसके साथ एक नाउन आ जाए, इसके लिए आप एक ये एग्जांपल देखो, सेलिंग पीनट्स इज माई हॉबी। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूं? जब भी किसी वाक्य में अगर हमारे पास सब्जेक्ट के तरीके से, सुनो ध्यान से, जब भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर अगर जिरंड आया है और उसके साथ नाउन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आईएनजी वाला वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या खुद एक सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो अगर ये खुद सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट की तो वर्ब होती है, तो जब भी हमारे पास जिरंड आगे वाले सेंटेंस के शुरू में आता है ना, एक सब्जेक्ट की तरह आता है, तो आप लोग ये किया करो कि वर्ब देख लो, वर्ब जिस शब्द के लिए आई होगी वो सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब आईएनजी वाले वर्ड के लिए आई है, तो वो खुद ही जिरंड बनेगा, और अगर आईएनजी वाले वर्ड के लिए नहीं आई है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, पीनट्स मेरी हॉबी है या सेलिंग मेरी हॉबी है? सेलिंग मेरी हॉबी ना, नाना वाला भी आप हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन स्टिल इसका कॉन्सेप्ट समझो। से, सेलिंग इज माई हॉबी ना, तो सेलिंग हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? जिरंड होगा। अब देखो, फ्रेंच ने माइंड को, उसके आउटलुक को ब्रॉड किया है, या फिर लर्निंग ने? लर्निंग ने उसके दिमाग को ब्रॉड किया है, उसके आउटलुक को ब्रॉड किया है, या फिर फ्रेंच ने? फ्रेंच कैसे कर सकती है? लर्निंग हैज ब्रॉडेंड हिज आउटलुक, लर्निंग ने ब्रॉडन किया है, और क्या, किस चीज को सीखने ने? फ्रेंच को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, लर्निंग हमारे पास क्या है? जिरंड है। ही इज लर्निंग क्या हो जाएगा? वर्ब हमारे पास हो जाएगा। 108 में डी क्यों नहीं हुआ? मॉडिफाई का मतलब क्वालिफाई होता है, और क्वालिफाई तो एडजेक्टिव करता है ना। फ्रेंच हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, लर्निंग हमारे पास सब्जेक्ट बना, फ्रेंच क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या सीखना? क्या सीखना? फ्रेंच सीखना। चलो, वाई इज रीडिंग अ जिरंड इन द सेंटेंस। अब इसने बताया है कि रीडिंग हमारे पास जिरंड है, झंझट आधा इधर ही खत्म। क्यों है जिरंड, ये हमें बताना है। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, इट मॉडिफाइज अ नाउन। भाई, मॉडिफाई का मतलब होता है क्वालिफाई करना, क्वालिफाई का क्या मतलब होता है? विशेषता बताना, और विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, तो जिरंड तो होगा नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल मॉडिफाई करता है एक नाउन को, ये नहीं होगा। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म करता तो वर्ब होता ना, ये भी नहीं होगा। इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा? इट फॉलोज अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में अगर आईएनजी वर्ड आता है तो हमारे पास क्या होता है?
जिरंड होता है। ए हमारे पास हो जाएगा। अब तुम लोगों को एकदम ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट बात मैं बताती हूँ। हमारे पास जिरंड को पहचानने के बस तुम दो तीन तरीके ध्यान कर लो, ठीक है। दो तीन तरीके ध्यान कर लो कि हमारे पास जिरंड क्या होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट के तरीके से आया है, सब्जेक्टिव केस में आया है, तो इसको वर्ब से मैच करके देख लो कि वर्ब इसके हिसाब से आई है या नहीं आई है। दूसरी बात, पोजेसिव केस के बाद में, पोजेसिव केस के बाद में हमेशा क्या होगा, जिरंड होगा, आईएनजी आया है तो। तीसरी चीज, प्रपोजिशन के बाद में, प्रपोजिशन के बाद में अगर आईएनजी आया है तो हमेशा जिरंड होगा, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास अम्ब्रेला टर्म होती है, नाना नाना वाला, ठीक है। नाना नाना तो हर जगह एप्लीकेबल है, बट अगर नाना नाना आपको नहीं पता चल रहा है तो सिंपल ये याद रखो, पोजेसिव केस के बाद में जिरंड, प्रपोजिशन के बाद में जिरंड, और हमारे पास सब्जेक्ट की तरह अगर आया है तो वर्ब आप देख लो। पोजेसिव केस का मतलब होता है माई, योर, तेरा मेरा, उसका इसका किसका, का के की, ठीक है। माई, योर, हिज, हर, ठीक है। तो का के की, इसका उसका किसका, ये वाले वर्ड्स होते हैं पोजेसिव केस। चलो, वाई इज अंडर अ प्रपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए एक वाक्य में हमारे पास अंडर प्रपोजिशन क्यों है, अंडर प्रपोजिशन क्यों है। इट जॉइंस टू क्लोजेज, यहां पे क्लोज कहाँ है, नहीं है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या आता है, प्रोनाउन आता है, नहीं है। क्या होगा, मॉडिफाई तो नहीं कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, नहीं है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन साइंड एंड प्रेशर। और प्रपोजिशन हमारे पास क्या होते हैं, प्रपोजिशन आर रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेशनशिप शो करने वाले वर्ड्स होते हैं, रिलेट करने वाले वर्ड्स होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन साइंड एंड प्रेशर हमारे पास हो जाएगा बी, हमारे पास आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बी आंसर, आंसर हो जाएगा बी। वाई इज ऑल्दो अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस बिलो। नीचे दिए गए वाक्य में ऑल्दो एक कंजंक्शन क्यों है। कंजंक्शन क्या करता है, या तो दो वर्ड्स को क्लोज, या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, फ्रेज को कनेक्ट करेगा, या फिर क्लोज को कनेक्ट कर सकता है। इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, नहीं भाई, ये हमारे पास एक क्लोज है, ये दूसरी क्लोज है, ये तो शब्दों का भंडार है ना, शब्द नहीं है, ये नहीं होगा। इट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन क्लोज, नहीं। इट जॉइंस टू क्लोजेज शोइंग कॉन्ट्रास्ट, यह दो क्लोजेज को ज्वाइन कर रहा है, हमें इतने में भी आंसर मिल जाता, लेकिन फिर इसने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस इनको बोलते हैं। सी हमारे पास हो जाएगा। वाई इज केयरफुली एन एडवर्ब इन द सेंटेंस बिलो, क्योंकि एलवाई लगा हुआ है ना, एलवाई लगा हुआ है मैम। आप लोगों ने नॉर्मल, जिसकी बहुत शेलो नॉलेज है ना, उसको क्या पता दिक्कत हुई हो, क्योंकि मैम एलवाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। शी रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब तो एडजेक्टिव करता है, नहीं। इट मॉडिफाइज द वर्ब रीड, शी रेड है, वैसे ये V2 है, रेड होगा। क्या होगा आंसर, मॉडिफाई का करने का मतलब क्या होता है, क्वालिफाई करना। अभी तक 4 बार बता चुकी हूँ 8 क्वेश्चन में ही। तो इट क्वालिफाइज द वर्ब रीड, रेड सॉरी, बी हमारे पास हो जाएगा। रिप्लेसिस एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, खाली जगह छोड़ दो। वाई इज देम अ प्रोनाउन इन द सेंटेंस बिलो, देम प्रोनाउन क्यों है। द टीचर प्रेज्ड देम फॉर देयर एफर्ट, किसी ना किसी को तो प्रेज किया होगा ना। प्रोनाउन का काम क्या है पहले तो ये बताओ, एक सेंटेंस में या फिर प्रोनाउन का पूरे ग्रामर में अस्तित्व ही क्यों है, क्यों एग्जिस्टेंस में है प्रोनाउन, क्योंकि उसका काम ही है रिप्लेस करना। इट रिप्लेसेस नाउन, नाउन को रिप्लेस करने के लिए ही प्रोनाउन आता है। इट नेम्स अ पर्सन नहीं, इट रिप्लेसेस अ नाउन। इट, कितना सिंपल डेफिनेशन पूछी है उसने, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन है ये। प्रोनाउन, ये देम प्रोनाउन की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चंस। एरर्स का देखते हैं पहले, फिर S1 S2 देखेंगे।
चलो, ही केम टू रिपोर्ट he came to report that the work went very slowly because the x-ray machine was not working very good that morning. तो क्या होगा? आई एम वर्किंग हार्ड। आई एम वर्किंग कैसे? बहुत ज्यादा मेहनत से, है ना। तो हार्ड हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो हमारे पास वर्किंग वेरी गुड नहीं होगा, क्या होगा? वर्किंग वेरी वेल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग वेरी प्रॉपरली आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन गुड नहीं रहेगा यहां पे। वर्किंग वेरी वेल हमारे पास हो जाएगा। चलो, अब देखो, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स एट द फंक्शन। अब ये बताओ, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और उसके बाद में अगर आईएनजी आता है, अगर ऑब्जेक्टिव केस के बाद में आईएनजी आता है तो क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी क्या बनती है? हुए हुए, है ना। हुए हुए। प्रिंसिपल ने उनको शॉर्ट स्कर्ट पहनते हुए ऑब्जेक्ट किया, या फिर उनके शॉर्ट स्कर्ट पहनने वाली बात पे ऑब्जेक्शन था? प्रिंसिपल को ऑब्जेक्शन उनके शॉर्ट स्कर्ट पहनने से था। शॉर्ट स्कर्ट पहनते हुए ऑब्जेक्ट नहीं किया, शॉर्ट स्कर्ट पहनने पे ऑब्जेक्ट किया। ठीक है, तो शॉर्ट स्कर्ट को पहनना, ना की साउंड आ रही है, तो ना की साउंड आ रही है तो क्या है? जिरंड है। और जिरंड अभी अभी बताया किससे पहले आता है? पॉजेसिव केस से पहले। और पॉजेसिव केस क्या होगा? देयर हमारे पास होगा। बी पार्ट में एरर है हमारे पास। ठीक है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ड्राइविंग ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्किल नाउन है, गुड एडजेक्टिव है। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल और दो शेल नहीं आ सकते हैं, है ना। और इसमें तो आए हुए हैं, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास कंडीशन वाली साइड, अभी अभी मैंने क्या बताया था, नीचे बताया था कि कंडीशन वाली साइड हमारा सिंपल प्रेजेंट आता है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड हो जाएगा। शी हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन। वो सेम लेसन पढ़ा रही है सिंस 5 डेज, 5 दिनों से। और वैसे 5 दिनों इज ए ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अगर आप ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम आप नहीं समझ पाते हो, तो जब भी आपको कोई प्लूरल वर्ड दिखे ना, प्लूरल, 5 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 डेज, 3 डेज, तो अगर प्लूरल यूज होता है तो हमारे हमारे पास क्या होता है? हमेशा फोर यूज होता है। तो 4 5 डेज हमारे पास होगा। सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय, तो हमारे पास मैनी होता। मैनी का मतलब क्या होता है? एक मिनट इधर बताती हूँ। देखो, मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब होता है कई, बहुत सारे। ठीक है, तो अगर मैनी के जस्ट बाद मुझे अगर नाउन चाहिए, अगर मैनी के जस्ट बाद मुझे नाउन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, क्योंकि प्लूरल नाउन प्लूरल प्लूरल वर्ब लेते हैं ना। अब अगर मैंने मैनी के बाद में ए यूज कर दिया, ए का मतलब क्या होता है? एक, है ना। एक, अगर एक है मतलब सिंगुलर है, तो मैनी अ स्टूडेंट मतलब क्या है? यहां पे हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया ना। ए का मतलब क्या होता है? एक, एक एक होता है, तो इसका मतलब क्या है? सिंगुलर नाउन रहेगा। और अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। ठीक है, अब इस मैनी को भूल जाओ। अगर मैनी के बाद में ए वर्ड आ गया,
ठीक है, अगर मैनी के बाद में अगर ए वर्ड आ गया तो हमें सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर मैनी के जस्ट बाद, मैनी के बाद में कोई भी ए एन द कुछ भी ना आए, मैनी के जस्ट बाद मुझे नाउन यूज करना है तो प्लूरल नाउन यूज करना है। ठीक है, तो मैनी अ बॉय, अ का मतलब क्या होता है? एक एक एक, वन, वन इसका मतलब होता है। तो वन मतलब होता है तो ए बॉय होगा। और अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, वॉज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक, हु नेवर स्टॉप्स व्हाट? टॉकिंग। व्हाट का आंसर दे रहा है तो हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस नाउन प्रोनाउन और जिरेंट होगा। सी हमारे पास एरर हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड वेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड women डाइड बाय कैंसर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे पूछ कैसे लिया। तो डाइड ऑफ कैंसर हमारे पास होगा। द ओल्ड women डाइड ऑफ कैंसर। चलो, टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट, वो आदमी जिसने इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो जो न्यूज है वो क्या है? द न्यूज वॉज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। द न्यूज वॉज डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग हमारे पास वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में हमारे पास एरर है। 111 क्लास का वेट करें प्रखर, उसमें सब कुछ है। ठीक है, इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी वॉज स्टिल मोर प्रिटियर देन द अदर गर्ल्स। देखो, हम हम कंपैरिजन करते हैं तो ई आर और ई एस टी लगाते हैं, है ना? मोर और मोस्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ई आर और ई एस टी नहीं बना सकते। अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते ना। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? मोर ब्यूटीफुल, मोर मोस्ट ब्यूटीफुल करते हैं। ठीक है, अब हैंडसम का हैंडसमर हैंडसमेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम होगा। लेकिन टॉल का तो टॉलर टॉलेस्ट कर सकते हैं ना। लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंपैरिजन बता रहा है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कंपैरिजन बता रहा है। यहाँ पे ये ऑलरेडी, यहाँ पे ये ऑलरेडी कंपैरिजन बता रहा है तो मोर यूज नहीं होगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। हाँ, मच प्रेटियर हो सकता है, मच प्रेटियर हो सकता है। द नॉवल इज, नॉवल कैसा है? इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है और आसान है। आसान किसमें है? पढ़ने में आसान है। तो ये इट इज हमारे पास क्या है? रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस। ठीक है, तो इट इज यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, द एग्जिग्यूस एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट वाज इनसफिशिएंट टू कन्विक्ट द डिफेंडेंट। कोटेडियन का मतलब क्या होता है? कोटेडियन का मतलब होता है कॉमन, ऑर्डिनरी, जो सीधा सादा सा होता है ना, बोरिंग डल, बोरिंग डल, क्लीशे। हमड्रम हम बोल सकते हैं, हमड्रम। ठीक है, वो होता है कॉटिडियन। कॉटिडियन मतलब जो नॉर्मल, जो दिनचर्या होती है ना, जिसमें कुछ भी नया नहीं है, उसको हम बोलते हैं मुंडेन। कॉटिडियन हम बोलते हैं। और एम्पल और अबेंडेंट मतलब क्या होता है? प्लेंटी। एम्पल और अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्लेंटी। तो अब ये बताओ, दी एम्पल एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट, जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो एविडेंस प्रेजेंट किए गए थे वो कम पड़ गए। ज्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट किए गए थे तो कम कैसे पड़ गए? तो क्या होगा हमारे पास? एग्जिग्यूस का मतलब होता है जो, जिस किसी चीज की कमी हो जाना। एग्जिग्यूस का मतलब क्या होता है? एग्जिजुअस।
एग्जिजुअस का मतलब होता है मीगर, जो कोई भी चीज कम रह गई, मीगर, इनएडिक्वेट रह गई, किसी चीज की जो कमी रह गई ना, इनएडिक्वेट, इनसफिशियंट हमारे पास मतलब होता है। स्कैंटी, पोसिटी हम बोल सकते हैं। स्कैंटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नो इम्प्रूवमेंट। एग्जिजियस सही सही यूज हुआ है यहाँ पे। डर्थ, किसी चीज की कमी होना, डर्थ, ठीक है। द शेफ वॉज इजी गोइंग अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ एवरी डिश। हर एक डिश की प्रेजेंटेशन के लिए शेफ बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग था, मतलब केयरलेस था नहीं, वो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पर्स निकेटिंग। पर्स निकेटिंग का मतलब होता है टू बी वेरी पर्टिकुलर, चूजी होना किसी भी चीज में, चूजी होना, फसी होना, ठीक है। टू बिहेव वेरी फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस हम बोल सकते हैं। फास्टिडियस क्या होता है, हार्ड टू प्लीज, जो हर एक चीज के प्रिसीजन को नोटिस करता है। पिकी हम बोल सकते हैं, जो हर एक चीज को लेके बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होता है ना, उसको हम बोलते हैं फसी। तो पर्सनिकेटिंग, द शेफ वॉज पर्सनिकेटी अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ एवरी डिश। हर एक डिश की प्रेजेंटेशन को लेके जो शेफ था वो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर था, बहुत ही ज्यादा फिनिकी था। फिनिकी, चूजी, फसी, फास्टिडियस, ये सब वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। हम मेटिकुलस हम बोल सकते हैं, मेटिकुलस बोल सकते हैं, मेटिकुलस। चलो, द एथलीट्स विराइल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड एवरीवन ड्यूरिंग द कंपटीशन। कंपटीशन के दौरान उसकी जो एथलीट की जो स्ट्रेंथ थी, एकदम अमेजिंग स्ट्रेंथ जो थी, उसने हर किसी को इंप्रेस किया, ठीक है। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। फीबल का मतलब भी वही होता है, सिनोनिम है। फ्रेल का मतलब भी सिनोनिम है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, नो इम्प्रूवमेंट। उसके किसी को वीक, किसी की वीक स्ट्रेंथ किसी को इंप्रेस कैसे कर सकती है, ठीक है। चलो, द फुटबॉल टीम हैड अ शॉर्ट फेनेस्ट्रेशन बिफोर द ऑफिशियल मैच बिगेन। फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है टू थ्रो समवन आउट, टू थ्रो समवन आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। या फिर किसी को उसकी गद्दी से हटा देना, ठीक है। किसी को विंडो से बाहर फेंक देना, या फिर क्या होता है, किसी को उसकी गद्दी से पलट देना, किसी गद्दी से उसको हटा देना, डीथ्रोन कर देना, उसके थ्रोन से, उसकी गद्दी से हटा दिया, वो होता है फेनेस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, स्क्रीमेज। स्क्रीमेज का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई हो जाना, ठीक है। फुटबॉल टीम के बीच में क्या हो गया, फाइनल मैच शुरू होने से पहले थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, थोड़ा सा मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्रीमेज हमारे पास हो जाएगा। द सिटी फॉक्स लाफ्ड एट द कंट्री बम्पकिन, लाफ्ड एट द कंट्री बम्पकिन फॉर हिज ऑकवर्ड मैनर्स। जो मतलब कंट्री साइड से जो आया है ना, जो मतलब गांव वाले इलाके से नॉर्मल, जो जो मतलब बहुत ही ज्यादा जो सिविलाइज्ड नहीं है, जो मतलब बहुत ज्यादा अर्बेन नहीं है ना, उसको बम्पकीन बोलते हैं। बम्पकीन किसको बोलते हैं, जो अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। जो मतलब बहुत ज्यादा वो है, जिसको बहुत ज्यादा ये नहीं पता, इफ एंड बट करना नहीं आता, जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड तो सिटी फोक्स है, अर्बेनाइट, कॉस्मोपॉलिटन। तो क्या होगा हमारे पास, बम्पकीन ही रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अनसिविलाइज्ड हम बोल सकते हैं, अनकाउथ हम बोल सकते हैं, ठीक है, अनकाउथ हम बोल सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन यार बड़े बड़े शहरों में जो रहते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं। कॉलिंग समवन एन इंटेलेक्चुअल इन पब्लिक इज बोथ रूड एंड इनअप्रोप्रिएट। किसी को इंटेलेक्चुअल बोलना रूड थोड़ी ना होता है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जीनियस सेवेंट नहीं, इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है, बेवकूफ बोलना, ठीक है। इम्बेसाइल का मतलब होता है फुलिश, डंस, डोल्टिश, ठीक है। किसी को बेवकूफ बोलना क्या होता है, किसी को बेवकूफ बोलना बहुत ही ज्यादा रूड और इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, ठीक है। सेवेंथ का मतलब एक्सपर्ट ही होता है। सेवेंथ का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल,
इंटेलेक्चुअल ही होता है, इसका सिनोनिम है ये। ठीक है, वो तो सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा ना। किसी इंसान को कुछ बोलना बहुत ही ज्यादा रूड होता है और अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। किसी को जीनियस बोलना गलत थोड़ी ना हो सकता है, इंटेलेक्चुअल बोलना गलत नहीं हो सकता। इम्बेसाइल, किसी को बेवकूफ बोलना गलत होता है ना। द सडन स्टॉर्म क्रिएटेड अ calm that required immediate evacuation. द सडन स्टॉर्म क्रिएटेड अ calm, अचानक से कोई तब वो आ जाएगा, स्टॉर्म आ जाएगा तो कामनेस थोड़ी ना आएगी। ट्रैंक्विलिटी इसका सिनोनिम है। लेजर, लेजर का मतलब होता है एकदम मजेदार लाइफ, ये भी नहीं होगा, ये भी इसका सिनोनिम है। एक्सिजेंसी हमारे पास हो जाएगा, एक्सिजेंसी, एक्सिजेंसी हमारे पास हो जाएगा। एक्सिजेंसी का मतलब क्या होता है? अप्रोर, एकदम अफरा तफरी मच जाना। ठीक है, अर्जेंट डिमांड या नीड होना किसी भी चीज की। एक्सिजेंसी, इमरजेंसी, ऐसे आप याद रख सकते हो। एक्सिजेंसी, क्रिएटेड एन इमरजेंसी। एक्सिजेंसी क्या, वो हमारे पास फंड कौन सा होता है? पॉलिटी में आप लोग पढ़ोगे, एक्सिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। ठीक है, हाँ, कंटिंजेंसी फंड होता है हमारे पास एक। देर वॉज अ क्लियर डिस्कम्फर्ट बिटवीन द टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। दो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बीच में क्लियर क्या था? डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट तो रिपोर्ट्स के बीच, रिपोर्ट्स डिस्कम्फर्टेबल थोड़ी ना हो सकती है, अनकंफर्टेबल थोड़ी ना हो सकती हैं। दो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बीच में एग्रीमेंट तो नहीं था, डिस्क्रिपेंट नहीं हो सकता, कंसिस्टेंसी नहीं, डिस्क्रिपेंसी थी, डिस्क्रिपेंसी थी। देर वॉज अ क्लियर डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होना किसी भी चीज के बीच में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना। द पॉलिटिशियंस मेंडेशियस स्टेटमेंट्स वर एक्सपोज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मेंडेशियस का मतलब होता है टेलिंग लाई, जो ट्रुथ नहीं बोलता है ना, जो झूठ बोलता है, उसको हम बोलते हैं। अपराइट का मतलब तो ऑनेस्ट होता है। पॉलिटिशियन के अपराइट स्टेटमेंट, ट्रूथफुल ऑनेस्ट स्टेटमेंट नहीं, बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, नो इंप्रूवमेंट होगा। मेंडेशियस का मतलब होता है तोड़ मोड़ करके झूठ बोलना, सच ना बोलना, नॉट टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, ही वॉज एन अनकाउथ जेंटलमैन, चार्मिंग एवरीवन एट द पार्टी विद हिज मैनर्स। अनकाउथ का मतलब तो हमारे पास वो होता है ना, अनसिविलाइज्ड होता है। और एक अनसिविलाइज्ड आदमी जेंटलमैन कैसे हो सकता है? असभ्य जेंटलमैन, असभ्य जेंटलमैन कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा। ये प्रपोस्ट्रस का मतलब तो एब्सर्ड होता है, एब्सर्ड होता है प्रपोस्ट्रस। देखो, प्रपोस्ट्रस को कैसे याद रखेंगे? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। पहले या बाद में, कहना क्या चाहते हो, है ना? पहले या बाद में, है ना? कितना रेडिकुलस एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, इलॉजिकल हम बोल सकते हैं। तो आउटरेजियस हम बोल सकते हैं, आउटरेजियस। तो ये नहीं होगा। क्लमजी तो इसी का सिनोनिम है, क्या हो जाएगा? सुएव। सुएव का मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड हमारे पास होता है, जो अच्छा बढ़िया जेंटलमैन। चलो, ये सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के उस पे ही मिला लगा है, पीवाईक्यू को रेफर करके बनाया गया है। जो वो वाले क्वेश्चंस थे ना आपके, कि सक्सेसिव फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, बट सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस, है ना? चलो, रेगुलर एक्सरसाइज इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर रेस्ट कैन लीड टू इंजरी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा? हैज नो रिलेशन। अरे भाई, नो रिलेशन कैसे हो जाएगा? एक्सरसाइज की ही बात हो रही है, नो रिलेशन कैसे हो जाएगा? कंफर्म भी नहीं करता है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है उस बात को ना, अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट।
अनुराग सर ने S1 S2 वाली क्लास में करवाए थे आपको। ठीक है, चलो। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से ही बनती है। ठीक है। इन अ मोनार्की द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, सारी की सारी पावर एक आदमी के हाथ में होती है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है, देखो, कॉन्ट्राडिक्ट तब होता ना जब ये बोलता कि ऊपर क्या बोला इसने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनती है। अगर नीचे बोल देता ना कि नहीं, इलेक्टेड से नहीं बनती है, अपने आप मतलब उसको चुना जाता है, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, अगर वो होता तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट होता। कंफर्म भी नहीं कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट होना। ठीक है, डिफरेंट होना, किसी चीज से थोड़ा सा अलग होना। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट हमारे पास हो जाए, कॉन्ट्रास्ट हमारे पास हो जाएगा। पहले उसने बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, फिर उसने क्या बताया कि मोनार्की क्या होती है। उसने थोड़ा सा डिफरेंट एक एस्पेक्ट दिया पर्टिकुलर चीज का। नहीं, मोनार्की और वो एक चीज नहीं है। रीडिंग फिक्शन इंप्रूव्स एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। फिक्शन बुक्स पढ़ना, फिक्शन का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, अनरियल, कहानियों वाली चीजें। ठीक है। फिक्शन पढ़ना क्या इंप्रूव करता है, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करता है। ठीक है। स्टडीज शो, स्टडी हमें ये बताती हैं कि रीडर्स ऑफ लिटरेरी फिक्शन, वो पढ़ने वाले लोग जो लिटरेरी फिक्शन पढ़ते हैं ना, वो रीडर्स स्कोर हायर ऑन टेस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द फॉर द फर्स्ट। उसने क्या बताया कि फिक्शन पढ़ने वाले लोगों में क्या होती है, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। नीचे उसने क्या बताया कि ऐसा हमारे पास दिखा भी है स्टडीज में कि वो लोग ज्यादा स्कोर करते हैं। तो ये हमें एक सबूत मिल गया ना, तो प्रोवाइड्स एविडेंस, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रही, क्वालिफाई नहीं कर रही है। ठीक है। द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। चीता क्या है, सबसे फास्टेस्ट एनिमल है इस दुनिया में। द पेरेग्रिन फाल्कन कैन अचीव अ हायर स्पीड ड्यूरिंग इट्स हंटिंग स्टूप। और जब ये पेरेग्रिन फाल्कन जब वो करता है ना, तेज स्पीड से दौड़ता है, वो मतलब बहुत तेज स्पीड से दौड़ सकता है जब वह हंट करता है। कंफर्म तो नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, इसमें इसका कहाँ एग्जाम्पल दिया, किसी चीता का एग्जाम्पल थोड़ी ना दिया है। क्या होगा, प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द फर्स्ट। पहली वाली बात से फिर आगे फर्दर उसने जानकारी हमें दी है, तो प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। शुगर प्रोवाइड्स, पहला पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन। हाँ, मतलब दौड़ता नहीं, वो और भी ज्यादा स्पीड हाई कर, अपनी हाई स्पीड कर सकता है। कॉन्ट्राडिक्ट तब करता ना कि चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, फिर अगर वो बोल देता कि नहीं, फास्टेस्ट फास्टेस्ट लैंड एनिमल नहीं है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अब उसने इस बात को कहां नकारा है, इस वाली बात को इसमें नकारा कहां है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है नकारना, किसी चीज को डिनाय करना। उसने ये कब कहा कि चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल नहीं है। उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो पेरेग्रिन फाल्कन है ना, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है अपने हंटिंग के दौरान। उसने उस पहली वाली बात को वो नकारा नहीं है। इसमें कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन में नहीं है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी है। उसी स्पीड स्पीड के बारे में और भी बताया है। इसने ये बताया है, देखो, कि चीता जो है वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, और पेरेग्रिन फाल्कन क्या है, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है। ये हमारे पास वो होता है, बाज बाज कुछ होता है उड़ने वाला।
ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि वो तो लैंड एनिमल है सबसे फास्टेस्ट, और पेरेग्रिन फाल्कन वो बहुत ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है। पेरेग्रिन फाल्कन चीता नहीं है, वो बाज वाज है, कुछ उड़ने वाला कुछ है। शुगर प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। शुगर क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है ह्यूमन बॉडी को, लेकिन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज। कंफर्म नहीं कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है, रिट्रेट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन में होता ना, कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन में होता तो हम वो करते, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट कर देंगे। अनुभव, क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं है, ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है तो आप लोग ई लगा के कराना, ठीक है। अपनी ओएमआर में आपको डी तक ऑप्शन मिलेगा, उसमें लिख देना हमारा ई आंसर है कॉन्ट्राडिक्ट। अब पेपर में क्वेश्चन बनाने थोड़ी ना बैठोगे, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर दे देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन। हमारे प्लेनेट में हमारे सारे के सारे जो प्लेनेट हैं वो सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करते हैं सन को। मतलब हमारे पास सन ये है, उसके बाद सारे के सारे प्लैनेट्स क्या है, इस पूरे ये जो हमारे पास 9 बन जाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सोलर सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। ठीक है, तो प्रोवाइड्स कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड्स को रिलेटिव इंफॉर्मेशन, नहीं, इसमें क्या कर रहा है, अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखो, इसमें हो सकता है कि आपको डी लगा हो, लेकिन को रिलेटिव हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एनालॉजी हो सकता था, एनालॉजी वाला हो सकता था कि जिस तरीके से हमारे सूरज के बाहर बाहर से ये सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही अर्थ के बाहर से हमारे पास मून है। इस तरीके से होता तो एनालॉजी ये हो सकता था, लेकिन क्या होगा, अब ऊपर वाले में इसने बोला है कि सोलर सिस्टम में सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट करते हैं। अब इसने बोल दिया कि मून एक अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। क्या पहली वाली बात से दूसरी बात का कोई रिलेशन है, पहले वाली बात से दूसरी बात का कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। इसने यहाँ पे सारे ये प्लैनेट्स की बात कर रहा है, फिर ये बोल रहा है कि मून, पहले वाली बात का और दूसरी वाली बात का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हमें इसमें यह बताना होता है कि सेकंड वाली स्टेटमेंट फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से कैसे रिलेटेड है। इसमें सेकंड वाली स्टेटमेंट का फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, 97th क्वेश्चन बताओ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज मेड ह्यूमन लाइफ मोर कन्वीनियंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ना क्या कर दिया, ह्यूमन लाइफ को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया। ठीक है। अब क्या है, इसी एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ है, हैज दिस सेम एडवांसमेंट हैज लेड टू अ मोर सीडेंट्री लाइफस्टाइल एंड एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज। अब क्या होगा, कंफर्म नहीं कर रहा है। यहां पे तो ये होता ना कि ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया, अब हमें मतलब मार्केट जाना नहीं पड़ता है सामान लेने के लिए, अब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो फिर हमें पता चलता कि उसने कंफर्म कर दिया, एग्जांपल्स देखे कि हाँ हाँ हमारी लाइफ कन्वीनियंट तो हो गई है, तो हमारा कंफर्म नहीं कर रहा है, रिट्रेट भी नहीं कर रहा है। अब आप लोगों को ये दोनों ऑप्शंस लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर इसका डी है। क्यों है, देखो, इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, बहुत लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बनी है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन लाइफ को क्या किया है, और ज्यादा कन्वीनियंट बनाया है,
उस कन्वीनियंस की वजह वजह से क्या हुआ है, उस कन्वीनियंस का कॉन्सिक्वेंस, उस कन्वीनियंस का रिजल्ट क्या हुआ है हमारे पास, कि हमें हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, इसलिए हमारा डी आंसर हुआ है। डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, पहले वाली बात से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, वो बस नॉर्मल बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द गंगा इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया। रिट्रेट का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज को, किसी चीज को दोबारा से कहना, टू से समथिंग अगेन। ठीक है, अब ये देखो, द गंगा इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया, द यमुना इज अनदर मेजर एंड होली रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, बिना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, लेस इंफॉर्मेशन कहाँ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हाँ, गंगा बहुत सेक्रेड रिवर है, यमुना क्या है, एक और भी है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी है, फर्दर उसने अपनी बात को ही आगे बढ़ाया है। ठीक है, अ हाई प्रोटीन डाइट इज ऑफन रिकमेंडेड फॉर मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग के लिए क्या है, एक हाई प्रोटीन डाइट को रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। रिकमेंड का मतलब क्या होता है, सजेस्ट करना। हाई प्रोटीन डाइट क्या है, रिकमेंड की जाती है मसल बिल्डिंग। ज्यादा प्रोटीन पियोगे तो आपकी मसल्स बन जाएंगी। ठीक है, अ बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट फैट कंज्यूम करना भी जरूरी है। ठीक है, अब डिस्प्यूट, पहले वाली बात से इसने क्या लड़ाई झगड़ा किया, पहले वाली बात से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कंफर्म भी नहीं किया। अगर यहां पे कोई एग्जांपल दे देता तब कंफर्म होती, कॉन्ट्रास्ट भी, उल्टा भी बात नहीं बोला है। एक्सटेंड्स द इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट, पहली वाली बात के आगे, कि हाँ प्रोटीन जरूरी है मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी हमें लेने चाहिए, तो पहले वाली बात को आगे उसने बढ़ाया है। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर। जो इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ है ना, इसने इस दुनिया को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ। इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अवेन्यूज फॉर साइबर क्राइम एंड द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट, ये कहां बोल रहा है कि वर्ल्ड कनेक्ट नहीं हुआ है, ऊपर अगर बोला इसने कि वर्ल्ड कनेक्ट हुआ है, अब अगर ये बोल देता नहीं नहीं, ये वाला कंट्री छूट गया या फिर ये कनेक्ट नहीं कर पाया है, तब हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट होता। ठीक है, रीट्रेट, दोबारा से किसी चीज को कहना, नहीं। लॉजिकल कनेक्शन क्यों नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज की ही बात हो रही है, नहीं। प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट, ये लॉजिकल कंसीक्वेंस भी हो सकता था, जैसे इससे पहले हम एक क्वेश्चन में देख के आए हैं ना, लॉजिकल लॉजिकल कंसीक्वेंस वाला जो ऑप्शन हम देख के आए हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास हो सकता था। ठीक है, अब एक बच्चा काफी देर से पूछ रहा है कि मैम इसमें एस्केलेटरी क्यों नहीं हुआ, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक्सकेलेटरी क्यों होगा। जब मैंने ये बता दिया कि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, यहां पे किस बात की इंटेंसिटी को बढ़ाया है उसने, सिंपल ये बोल रहा है कि सारे प्लेनेट सोलर सिस्टम में सन के बाहर चक्कर लगाते हैं, नीचे वाली बात का कोई लेना देना ही नहीं है ऊपर वाली बात से। ठीक है, कोई बात नहीं, मासूम होते हैं कुछ लोग। आह, ये तो आसान थे, चलो बाद में करेंगे। हम्म, पहले हम लोग करेंगे, वो कैब हम करेंगे, उसके बाद हम पैसेज करेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, यार आप लोगों के मैसेज नहीं दिख नहीं रहे हैं क्या? मैम बहुत कंफ्यूजन है S1 S2। ठीक है, आपका ना किसी दिन ब्रेकफास्ट वाली क्लास में S1 S2 के ही 50 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वहां से जब बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको एक बार में एक्सप्लेनेशन मिलेगी ना, तब आपका दिमाग चलना शुरू होगा। ठीक है, कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की आप एक जगह प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका दिमाग में थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है चीजों को लेके। ठीक है, ठीक है, चलो।
आगे बढ़ो। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी कि इसमें एक क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन गलत है, ठीक है, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन सही कर सकते थे। ठीक है। और अगर किसी को आंसर्स में मतलब ऐसे दिक्कत हो रही है तो आपको जो हाईलाइटेड वाली पीडीएफ मिली है ना उससे मैच करना अपने आंसर्स। ठीक है, चलो सीखो। अभी वोकैब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो। लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, लेटेंट हीट हमारे पास होती है, मतलब छिपी लेटेंट हीट होती है ना, मतलब जो एक्टिव हीट नहीं है, जो छिपी हुई है, क्लेंडेस्टाइन हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो लेटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट बट इनएक्टिव। ठीक है। तो लेटेंट का मतलब क्या होगा? प्रेजेंट बट इनएक्टिव। लेटेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट है लेकिन वो छिपी हुई है, इनएक्टिव है। तो डी का क्या हो जाएगा हमारे पास? दो हो जाएगा। डी का हो जाएगा दो। अब अंडरस्टूड विदाउट बीइंग सेड। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंडरस्टूड विदाउट बीइंग। मैं आप लोगों को इनके मीनिंग्स बता देती हूँ बस। एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड हमारे पास हो जाएगा। बी का हमारे पास चार है। ठीक है, आंसर इसका वैसे सी होगा। बी का चार है, डी का दो है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो चीज एक्सप्लिसिटली दी हुई है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस पैसेज में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है, मतलब क्लियरली डिफाइंड है वो चीज, तो डायरेक्टली एक्सप्रेस हमारे पास हो जाएगा। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट से उल्टा होता है। इसमें डायरेक्ट एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसमें डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। क्या है? अंडरस्टूड विदाउट बीइंग सेड, मतलब बिना कहे खुद से समझ जाना, मतलब इम्प्लिसिट है। इसका मतलब क्या है? वो चीज हिडन है, छिपी हुई है। ठीक है। और टेसिट का मतलब क्या होता है? टेसिट का मतलब भी होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड होना, हिडन होना। इम्प्लिसिट इसका सिनोनिम है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? नॉट क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए था। नॉट क्लियरली स्टेटेड, तब हमारे पास इसका आंसर ये होता। ठीक है। नॉट क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए था यहां पे इस ऑप्शन में। ठीक है, नॉट क्लियरली स्टेटेड हमारे पास होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आराम से तुम लोग कर सकते थे। देखो, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी में आपको इक्वल जैसा साउंड आ रहा है? इक्वल, है ना? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। मतलब कोई चीज एकदम बराबर हो गई है, मतलब वो चीज क्या है? एकदम काम एंड कंपोज्ड है हमारे पास। ठीक है। तो इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? पोइज्ड इंसान, कंपोजर अंडर प्रेशर। कंपोजर का मतलब क्या होता है? कामनेस। ठीक है। तो इक्वानिमिटी क्या हो जाएगा? मतलब अपना बैलेंस्ड। इक्वानिमिटी का मतलब होता है बैलेंस्ड, पोइज्ड, कामनेस मेंटेन करना, अपना कंपोजर मेंटेन करना। ठीक है, मतलब शांति बना के रखना। मेलिफ्लुअस हमारे पास MELL, MELL या फिर MOL, इसका मतलब क्या होता है? हनी, है ना? मेलिफ्लुअस क्या होता है? मधुर, मधुर वाणी होता है ना, हनी। तो मेलिफ्लुअस शहद जैसी वाणी। तो मेलिफ्लुअस क्या होता है? स्वीट और म्यूजिकल, प्लेजेंट टू हियर। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और हम क्या बोल सकते हैं? डलसेट हम बोल सकते हैं। डलसेट बोल सकते हैं। मेलिफ्लुअस हम बोल सकते हैं मधुर वाणी। ठीक है। यूफोनियस हम बोल सकते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, यूफोनियस। ठीक है। गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव हम बोल सकते हैं, गैबी बोल सकते हैं, गैबी। वर्डी बोल सकते हैं, वर्डी। वर्बोज बोल सकते हैं। जो बहुत ही ज्यादा बातूनी होता है ना उसको गैरुलस बोलते हैं। तो एक्सेसिवली टॉकिंग, टॉकेटिव हमारे पास हो जाएगा। डी का होगा हमारे पास तीन। डी का तीन होगा, इन दोनों को हटाओ। सी का होगा एक। सी का होगा एक, ए आंसर हमारे पास हो जाएगा। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का जैसे देखो, जैसे आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड, है ना? तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना। कैंसिल कर देना, रिपील करना, रिवोक करना, रेसिंड करना,
नल्लीफाई करना। ठीक है। टर्मिनेट करना। अबॉलिश करना। ठीक है। रिप्यूडिएट करना। रिलिंक्विश करना। ठीक है। किसी भी चीज को पेपर पे खत्म कर देना। ठीक है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खारिज कर देना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग लिखो। एब्रोगेट का मतलब होता है खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा। रिपील कर देना। रिपील है ना, आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड, आर्टिकल 370 वॉज अबॉलिश्ड। ठीक है। तो रिपील करना, रिवोक करना, रेसिंड करना, सारे एक साथ पढ़ो। ठीक है। नलीफाई नल एंड वॉइड से आया है ना, नल एंड वॉइड करार कर देना किसी भी चीज को। ठीक है। टर्मिनेट कर देना, किसी को जॉब से बाहर निकाल देना, किसी को जड़ से खत्म कर देना, टर्मिनेट करना। ठीक है। क्वैश हमारे पास होता है, क्वैश। क्वैश को आप कुचल देना, मतलब किसी चीज को पूरे तरीके से कुचल दिया, खराब कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया, मतलब उस चीज को हटा दिया। अबॉलिश आप लोग याद कर लोगे। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट करना। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। री मतलब दोबारा, पूड़ी मतलब वो भंडारे वाली पूड़ी। एट, दोबारा से पूड़ी खाने जाने वाले प्लान को कैंसिल कर दिया। ठीक है। आप लोग भंडारे, सुबह सुबह भंडारे में एक बार खा के आ गए हो, उसके बाद आप लोग दोबारा भी प्लान बना रहे हो कि दोबारा एक बार और भंडारा जीम के आते हैं। फिर क्या हुआ? री पूड़ी एट, दोबारा से पूड़ी खाने वाले प्लान को आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया कि ना भाई, इतनी भी अच्छी बात नहीं है ना, भगवान के नाम का होता है भंडारा, दो दो बार नहीं खाएंगे। ठीक है। तो रिप्यूडिएट कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, रिप्यूडिएट अच्छा वर्ड है। चलो। डायट्राइब, डायट्राइब आप लोगों को पता है। डाय का मतलब होता है दो, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, है ना। तो दो जनजातियों से बिलोंग कर रहा है, इस बात पे उसकी आलोचना होती है ना, डायट्राइब। तो इसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं डायट्राइब के लिए? टाइरेड हम बोल सकते हैं, टाइरेड, है ना। उसके घर पे रेड पड़ेगी तो क्या होगा? आलोचना होगी, है ना। रेड हम बोल सकते हैं। पहले मैं वर्ड्स लिख देती हूँ, फिर हम याद करेंगे। यहाँ पे लिखती हूँ। चलो। डायट्राइब के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? टाइरेड करना किसी को, टाइरेड करना। ठीक है। सेंश्योर करना, कंडेम करना। हेरेंग हम बोल सकते हैं, हेरेंग। पिलोरी हम बोल सकते हैं, पिलोरी। ठीक है। जेरेमियाड हम बोल सकते हैं, जेरेमियाड। और हम क्या बोल सकते हैं? सेंश्योर, कंडेम, हेरेंग, पिलोरी, जेरेमियाड, टाइरेड हम बोल सकते हैं। हाँ, लेम्बेस्ट हम बोल सकते हैं, लेम्बेस्ट। और हमारे पास होता है, एक होता है इनवे, इनवे। ठीक है। इनवे का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है। कितना पढ़ेंगे यार ये? बस अभी तो दो टॉपिक हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है? टाइरेड। टाइरेड को कैसे याद रखोगे? रेड से, है ना। उसके घर पे रेड पड़ी है, अब किसी के घर पे अगर रेड पड़ेगी तो उसकी आलोचना ही होगी ना, तो उसके बारे में लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं। सेंश्योर, सेंश्योर मोशन हमारे पास आता है ना, पार्लियामेंट में आता है सेंश्योर मोशन। हमारे पास किसी मिनिस्टर को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आलोचना करने के लिए आता है। ठीक है। तो सेंश्योर आलोचना करना। कंडेम, कंडेम तो पता ही है, कंडेम किसी को क्रिटिसाइज, अच्छा क्रिटिसाइज नहीं लिखा, क्रिटिसाइज करना। ठीक है। अब देखो, हेरेंग, हेरेंग में हार, अगर वो इंसान हार गया तो वह इंसान हार गया, इस बात पे उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर तुम लोग हार के आ जाओगे तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे ना, कि बड़ी तैयारी कर रहा था, सीडीएस भी नहीं निकला, है ना। बुराइयां करेंगे। आपकी मम्मी को आके लोग बोलेंगे कि आपका बेटा तो पढ़ता रहता था ना, पेपर कैसे नहीं निकला। तो अगर आप हार जाओगे, जिस चीज की आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो क्या होगा? लोग आपकी आलोचना करेंगे, इसलिए पढ़ लो। ठीक है। तो हार जाओगे तो क्या हो जाएगा? आलोचना होगी आपकी। पिलोरी, पिलोरी का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। जेरेमियाड, अब अभी तक मैं इन दोनों की ट्रिक बना नहीं पाई हूं कुछ। ठीक है। जेरेमियाड खुद से बना लो, जेरेमियाड, जेरेमियाड। ठीक है। लेम्बेस्ट, लेम्बेस्ट मतलब लंबा स्टे। अगर लंबा स्टे कहीं पे करोगे
तो लोग क्या करेंगे, आपकी बुराई करेंगे ना कि ये कब जाएंगे कब जाएंगे। लंबा स्टे करोगे तो कहाँ क्या होगा, आपकी आलोचना होगी। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक वर्ड है ये इनवे। इनवे, ऐसा ही एक वर्ड होता है इनवेगल। ठीक है। इनवेगल का मतलब होता है फ्लैटरी करना। फ्लैटरी करना, एक्सेसिव प्रेज, किसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करना, चापलूसी करना। ठीक है। तो इनवेगल का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, किसी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना। इनवे क्या होता है, किसी के बारे में बहुत खराब खराब बोलना। ठीक है। तो इनवे और इनविगल साथ में पढ़े, याद रखें। ठीक है। तो इनवेगल और इनवे ऐसे आप याद रख सकते हो। ब्यूकोलिक क्या होता है, ब्यूकोलिक हमारा अभी अभी जो वर्ड्स हमने पढ़े थे, ब्यूकोलिक के लिए क्या यूज कर सकते हैं, बम्पकिन, बम्पकिन, योकिल, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, ये सब हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ब्यूकोलिक क्या होगा, तो डायट्राइब हमारे पास क्या होगा, पहले तो ये सोचो। हाँ, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक। हाँ, अनकाउथ हम लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक हमारे पास हो जाएगा। तो सी का होगा हमारे पास 4। सी का 4 होगा, इन दोनों को एलिमिनेट करो। ब्यूकोलिक क्या होता है, रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होता है, जो देहात वाला इलाका होता है ना, कंट्री साइड। जैसे देखो वो वाला सीन इमेजिन करो, जहां पे ये बकरी वकरी भेड़ छोटे मोटे चरते रहते हैं, एकदम ऐसा उत्तराखंड वाली सिचुएशन। घास के मैदान जहां पे होते हैं वैसा वाला, कंट्री साइड। तो हमारे पास ब्यूकोलिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डी का हमारे पास होगा 2। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, सी। गेन से का मतलब क्या होता है, गेन से का मतलब होता है टू डिनाई या फिर कॉन्ट्राडिक्ट। अब इसको ऐसे याद रखो, गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब फायदा करने से होता है ना, गेन करना किसी भी चीज का। नहीं, उत्तराखंड को तो मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ अंकित जोशी, कि वहां पे इतना अच्छा एरिया होता है ना, वो इतनी बहुत सारी ग्रीनरी होती है। अरे उनको क्या बोलते हैं, हाँ बुगियाल्स जिनको बोलते हैं। ग्रासलैंड्स, हाँ ग्रासलैंड्स में बोलना चाह रही हूँ। ग्रासलैंड्स होते हैं ना। तो अर्बन एरियाज में कहाँ ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रासलैंड्स मतलब बड़े बड़े ग्रासलैंड्स जहां पे होते हैं। तो प्लेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री साइड, है ना, देहात इज अ पॉजिटिव वर्ड, देहात नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है। गेन से, गेन से का मतलब क्या होता है, गेन करना किसी भी चीज को, गेन से मतलब कहा उसने, उसने गेन मतलब कोई फायदा उठाने से उसने डिनाई किया। ठीक है, मतलब उसने कोई फायदा उठाने से मना किया, कॉन्ट्रडिक्ट किया, उस बात को अपोज किया। ठीक है। तो गेन से हम बोल सकते हैं, गेन से। गेन, वैसे तो मतलब मुझे इससे क्या गेन, मैं इससे कुछ भी गेन नहीं करूंगी, कुछ भी फायदा नहीं उठाऊंगी, कुछ भी नहीं कमाऊंगी, है ना। तो गेन से मतलब फायदा उठाने से उसने मना कर दिया किसी भी चीज का। तो गेन से का मतलब होता है डिनाई करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना। ए का हो जाएगा 3। गोसेमर क्या होता है, वेरी थिन डेलिकेट फ्लिम्सी। ठीक है, गोसेमर, इसको गेमर से याद रख लो, गेमर। गोसेमर को गेमर से याद रखो। अगर पूरा दिन चेयर पे बैठे बैठे या बेड में बैठे बैठे आप अगर गेम खेलोगे तो बहुत ज्यादा थिन पतले हो जाओगे। ठीक है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ करा करो, कुछ एक्टिविटी करो, खेलो, तो भूख लगेगी, अच्छा खाओगे। और गेम जो बच्चा खेलता रहता है ना, जैसे मेरे भाई हैं 2 छोटे छोटे, तो वो पूरा दिन अगर गेम वेम खेलते रहोगे, फोन वाला गेम खेलते रहोगे, तो बहुत पतले कमजोर हो जाओगे। तो गोसेमर गेमर, गेमर यहाँ पे फोन के गेम वाली बात है। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास हो जाएगा। चलो, योकल का मतलब क्या होता है, योकल देखो इतनी देर से मैं लिख रही हूं, योकल, बम्पकिन, अनसिविलाइज्ड, अनकाउथ। योकल का मतलब क्या होता है, एन अनएजुकेटेड पर्सन फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है। तो योकल का मतलब क्या होता है, 2 हमारे पास हो जाएगा। डी का हो जाएगा 2, एक में ही हमारे पास हो गया।
ठीक है। वैसे भी ये भी देख सकते हो, बेनी, जिस भी वर्ड में आपको बेन या बोनो दिखे उसका मतलब क्या होता है, गुड एंड वेल। गुड एंड वेल होता है ना, तो बेनिसन का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग्स होता है बेनिसन का मतलब। बी का होगा एक, बी का होगा एक, तो ऐसे भी आप दोनों एलिमिनेट कर सकते थे। और योकल वर्ड आपका कंट्री साइड से रिलेटेड है, मैं बस ये बता रही हूं, कंट्री साइड से रिलेटेड है योकल वर्ड, ठीक है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है, ठीक है। तो अनएजुकेटेड पर्सन फ्रॉम द कंट्री साइड, ठीक है। गैमुट क्या होता है, एन एंटायर स्केल और रेंज ऑफ समथिंग, गैमुट ये कई बार यूज करते हैं ना। तो गैमेट का मतलब क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा हमारे पास। ए का क्या होगा हमारे पास, ए का हो जाएगा तीन। ग्रिसली का मतलब क्या होता है, हॉरिफाइंग, ग्रूसम, मैकबर, जो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला, भयावह, हम बोलते हैं ग्रिसली, भयावह, ठीक है। ग्रिसली बियर, ग्रिसली बियर होता है हमारे पास, ग्रिसली बियर। तो ग्रिसली बियर का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डराने वाला। हाँ, तो ग्रिसली का हमारे पास हॉरिफाइंग हो जाएगा, ए का तीन हो जाएगा। चलो, ये डिटेंट मैंने आप लोगों को करवाया था क्या, डिटेंट। डिटेंट का मतलब होता है टू ईज टेंशन एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल, मैंने आप लोगों को करवाया होगा पक्का ये वर्ड। इंटरनेशनल लेवल पे टेंशन को ईज करना को हम क्या बोलते हैं, डिटेंट बोलते हैं। टेंट को आप टेंशन से रिलेट करो ना, टेंट मतलब टेंशन, और डी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इसमें क्या है, टेंशन को आप नेगेटिव टेंशन को कम कर रहे हो, ठीक है। तो डिटेंट का मतलब क्या होता है, ईजिंग ऑफ टेंशन इन रिलेशंस। इंटरनेशनल लेवल पे जब बात हो रही होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो डिटेंट बी का हो जाएगा एक, बी का होगा एक, देखो एक से ही हो गया, ठीक है। अब बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब क्या होता है, बैट मार मार के किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। तो बैटर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। बैटर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। तो डैमेज्ड बाय एज एंड हार्ड यूज, तो बैटर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। बैट मार मार के मतलब किसी चीज को तोड़ देते हैं, जैसे छोटे बच्चे, उनके खिलौने होते हैं तो अगर उनको बैट मिल जाए तो अपने से ही अपने सारे खिलौनों को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा चार हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सी का क्या होगा हमारे पास, जिंजरली क्या होता है, अ सॉफ्ट जेंटल ब्रीज, जिंजरली। और जेफिर का मतलब क्या होता है, इन कॉशियस और वेरी मैनर, ठीक है, जेफिर। चलो, जीलट, जीलट में जील वर्ड आ रहा है। जील का मतलब क्या होता है, जील का मतलब होता है उत्साह, उत्साह, एंथुसियाज्म, ठीक है। किसी भी चीज को लेके पैशनेट होना, पैशन, ठीक है। जोश, जोश जो होता है ना, पैशन जो होता है, एंथुसियाज्म जो होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो क्या होगा, जीलेट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज फेनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अब मतलब क्या है, वो इतना ज्यादा पैशनेट है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पैशनेट है, ठीक है। और फेनेटिकल का मतलब क्या होता है, फेनेटिकल का मतलब होता है बिगट, बिगट, कट्टर होना, वेहेमेंट होना, वेहेमेंट होना, ठीक है। किसी भी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगली वो करना, स्ट्रोंगली किसी चीज को, बायस्ड हम लिख सकते हैं। क्या गलत कर दिया 65 में, अच्छा सी का तीन होगा, ठीक है। सी का तीन होगा, ठीक है, और ए का दो होगा, ओके। चलो, फेनेटिकल का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत स्ट्रोंगली मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। बायस होना, अब आप ऐसे देखो, फेनेटिकल, फेनेटिकल का मतलब क्या होता है, फैन, मतलब बहुत तगड़ा फैन है, बहुत कट्टर फैन है। जैसे
अगर सलमान खान का बहुत तगड़ा फैन है, उसके बारे में कुछ नहीं सुनेगा। मतलब फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर होना किसी भी एक चीज को लेके। तो मतलब वो बहुत कट्टर फैन है, उस पर्टिकुलर चीज का फैन है बहुत ज्यादा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कुछ भी उसके बारे में उल्टा सुल्टा नहीं सुनेगा। बिगट हम बोल सकते हैं, कट्टरपंथी होता है। वेहेमेंट, बायस्ड होना। वेहेमेंट का मतलब पैशनेट होता है। इसको ऐसे याद रखो, किसी भी एक चीज का उसको वहम हो गया है, अब तो करके ही मानेगा। ऐसे मम्मी लोग नहीं बोलते कि वहम हो गया है उसको, तो पूरा दिन पढ़ता रहता है ना। तो वहम हो गया है मतलब उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसका पैशन जाग गया है। तो वहम हो गया है उसको, ठीक है, जिद्दी होना किसी भी चीज के लिए। तो जिलेट का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए का होगा 3। ये 2 ऑप्शन गए। बेन का मतलब क्या होता है, पहले तो हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब क्या होता है, हेराल्ड का मतलब होता है किसी चीज को अनाउंस करना। अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना। देखो, जो झांसी की रानी आती थी ना, तो वो मेन एंट्रेंस पे जो 2 लोग खड़े होके और ये नहीं बोलते थे कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई पधार रही हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो घोषणा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, हेराल्ड करना हम बोलते हैं। ठीक है, हेराल्ड उसको बोलते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दो ऑफिशियल मैसेंजर और 4 रनर, आगे चल के जो मतलब अनाउंसमेंट करता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2 दोनों में ही है, ए का 3 हमारे पास हो जाएगा। बेन और गोर्ज अब बताना है मुझे। बेन और गोर्ज। बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है कर्स। वरदान या अभिशाप, बून और बेन, है ना, दहेज प्रथा ऐसा करके हम पढ़ते थे बचपन में, है ना। दहेज प्रथा, वरदान या अभिशाप, बून और बेन हम बोलते थे। बून और बेन बोलते थे। ठीक है, तो अ कोज ऑफ रूइन और ग्रेट डिस्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा, बेन। बेन का मतलब क्या होता है, कर्स करना किसी को। बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है कर्स करना किसी को। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी का होगा हमारे पास 4। बी का 4 है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। बेलफुल हेटस जस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन। बेलफुल, देखो, जब भी हम जंगल में जाते हैं तो तरह तरह की बेल हमें मिलती है, लेकिन उनका पत्ता तोड़ के हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, है ना। हार्मफुल हो सकती हैं, डेट्रीमेंटल हो सकती हैं, अब की बार सीडीएस में आया था। डेट्रीमेंटल हो सकती हैं, हार्मफुल, बेलफुल, है ना, मिनेसिंग। जिस मैन के पास इक्का इक्का होगा, है ना, जिस मैन के पास इक्का होगा, कार्ड्स वाला जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं मिनेसिंग। पेरिलस हम बोल सकते हैं, पेरिलस पार्लस। हजार्डस हम बोल सकते हैं, मतलब नुकसानदायक, जो चीज हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। स्पाइटफुल हम बोल सकते हैं। तो बेलफुल का क्या हो जाएगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। ए का 2 हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन से ही हमारे पास बन गया, बट हम बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है, हाई हेटस क्या होता है, हेटस का मतलब होता है ब्रेक। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में ब्रेक या फिर इंटरप्शन, ये आपके पास पहले भी आ चुका है पेपर में। ब्रेक या इंटरप्शन हम बोल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज में एक ब्रेक लगना, इंटरप्शन आना, गैप। फिजर हम बोल सकते हैं, फिजर। लेक्यूना हम बोल सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बीच में सस्पेंशन वाला पीरियड आना। ठीक है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, अबेयंस। अबेयंस, मोरेटोरियम, सस्पेंशन हम बोल सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक टाइम के लिए जो एक्टिविटीज हैं वो रद्द हो रखी हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन एक्टिविटी वाला जो पीरियड होता है ना, इन एक्टिविटी वाला पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटस बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चीज में ब्रेक आना, इंटरप्शन आना, गैप आना, फिजर। फिजर तो पता है ना, दरार आना, फिजर आ जाना किसी टाइम पे। लेक्यूना, अबेयंस, है ना, अबेयंस। इसको ऐसे याद रख सकते हो, अबेयंस, अबे रोको। अबे कुछ टाइम के लिए पर्टिकुलर चीज को रोको। ठीक है, तो अबे रोको किसी चीज को, ऐसा करके, तो मतलब अब उस चीज को रोक दो, इनएक्टिव कर दो उस चीज को, अबे रोको उसे, ऐसे करके याद रख लो, अबेयंस। ठीक है, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम, सस्पेंशन, सस्पेंड होना, है ना, सस्पेंड होना, थोड़े दिन घर बैठो। तो हेटस क्या हो जाएगा,
अपोज और गैप इन अ सीक्वेंस, तो हेटस क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। सी का है 1। जेस्ट, जेस्ट का मतलब क्या होता है, जोश उत्साह होता है, तो ग्रेट एंथुसियाज्म और एनर्जी जेस्ट होता है। जेस्ट जील, जेस्ट और जील एक ही बात है, जेस्ट जील। ठीक है, ग्रोजी का मतलब क्या होता है, ग्रोजी ग्रोग, लग ही नेगेटिव वर्ड रहा है ना, नेगेटिव वर्ड है हमारे पास, तो डेज्ड वीक अनस्टेडी वो हम बोल सकते हैं। चलो, मेंडिकेंट, मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, जो भिखारी होता है ना उसको हम बोलते हैं मेंडिकेंट। मेंडिकेंट क्या होता है, बेगर। अभी अभी आप एक वर्ड पढ़ के आए थे, मेंडेशियस। मेंडेशियस क्या होता है, टेलिंग, टेलिंग लाई। जो झूठ बोलता हुआ आदमी होता है ना, जो सच नहीं बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मेंडेसियस का मतलब क्या होता है, झूठ बोलने वाला आदमी, मेंडेसियस। ठीक है, और मेंडिकेंट क्या होता है, मेंडिकेंट होता है अ बेगर, भिखारी को हम बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा, एक में ही डन। ठीक है, तो एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल। तो एस्थेटिक हम किसको बोलते हैं, मोंक को बोलते हैं। नहीं, एस्थेटिक वो होता है जो सारी चीजों मतलब अपने आप के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पालन पोषण कह रही हूँ, पालन करता है ना, जो सेल्फ डिनायल प्रैक्टिस करता है उसको एस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, हर्मिट होता है, हर्मिट होता है हमारे पास मोंक तो। ठीक है, एनकोरेट, एनकोराइट क्या हो जाएगा, अ रिलीजियस हर्मिट हमारे पास होता है। और रेक्ल्यूज क्या होता है, वन हु अवॉइड्स सोसाइटी। ये सारे के सारे ही हमारे पास ये साधु संत वगैरह से रिलेटेड हैं, जो अपने लिए बहुत ही ज्यादा एब्स्टिनेंट इंसान होता है ना उसके लिए। तो रेक्ल्यूज का मतलब क्या होता है, ए हमारे पास हो जाएगा सी का। एस्थेटिक का मतलब होता है जो परहेज करता है, एब्सटेन करता है, एब्सटिनेंट। ठीक है, तो सेल्फ डिनायल जो प्रैक्टिस करता है ना उसको बोलते हैं। एक बार देख लेना इन वर्ड्स को। चलो, बहुत प्यारे आसान मस्त वर्ड्स। देखो, सेलुब्रियस, सल्लू भाई तो एकदम हेल्दी है ना, सल्लू भाई है ना, सेलुब्रियस। आप सलमान खान से याद रखो, सेलुब्रियस सलमान खान, सल्लू भाई ना, तो सल्लू तो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो सेलुब्रियस का मतलब क्या होता है, हेल्दी होना। तो सेलुब्रियस का क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास हो जाएगा, बी का 2 होगा, सारे एलिमिनेट। एक ही ऑप्शन है हमारे पास अब। परनीशियस, परनीशियस का मतलब क्या होता है, डिजास्ट्रस, हार्मफुल, हार्मफुल, डिजास्ट्रस। ठीक है, डिलीटीरियस, मतलब जो चीज हमारे लिए हार्मफुल है उसको तो हम डिलीट करेंगे ना हमारी लाइफ से। तो परनीशियस का मतलब क्या हो जाएगा, हाईली डिस्ट्रक्टिव। सुपरफ्लुअस क्या होता है, एक्सेस, मतलब किसी भी चीज की प्लेंटी होना, अबेंडेंस में कोई चीज होना, कोई भी चीज बहुतायत में होना, तो सुपरफ्लुअस हमारे पास ये हो जाएगा, डी का 4 होगा। इससे भी कर सकते थे। मान लिया कि आपको परनीशियस, सेलुब्रियस और मेटिकुलस का मतलब नहीं पता है, सुपरफ्लुअस का तो पता है ना, सुपरफ्लुअस हो गया मैम, सुपरफ्लुअस हो गया, तो डी का तो 4 होगा, ये तो सबको पता है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना किसी भी चीज में। मेटिकुलस को कैसे याद रख सकते हो, मिट्टी का कलश, है ना, मेटिकुलस को कैसे याद रखोगे, मिट्टी का कलश। तो अगर कोई मिट्टी का कलश होगा तो संभाल के रखना पड़ेगा ना, वरना तो टूट जाएगा। तो मेटिकुलस क्या होता है, केयरफुल हम बोल सकते हैं, केयरफुल। पेन स्टेकिंग हम बोल सकते हैं, पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग। इस पेन स्टेकिंग का कहीं से भी दुख दर्द से लेना देना नहीं है। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता है ना, जो इंसान डिलीजेंट है, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है बहुत सावधानी से, उसके लिए हम पेन स्टेकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डिलीजेंट हम बोल सकते हैं, तो एक्सट्रीमली केयरफुल हमारे पास हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, हिलता डुलता नहीं है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, स्लगिश, स्लगिश, लेजी, लथार्जिक, स्लगिश, लेथी, लेजी, लथार्जिक। ठीक है, टॉर्पिड, टॉर्पोर हम बोल सकते हैं, कोई चीज टॉर्पिड है, टॉर्पोर है, लथार्जिक है, स्लगिश है, लेजी है, लैंग्विड है, लैंग्विड।
और हम क्या बोल सकते हैं, लैंगर बोल सकते हैं, LANGOUR, लैंगर, है ना, मतलब इनएक्टिव होना, इनएक्टिव होना, डोरमेंट होना। इसका मतलब क्या होता है, इनएक्टिव होना। हाँ, डिस्क्रीट हो सकता है, बहुत प्यारा वर्ड है, डिस्क्रीट, 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 इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो डिस्क्रीट में रीट वर्ड आ रहा है ना, रीट राजस्थान का टीचिंग एग्जाम है, इसको ऐसे याद रख लो, डिस्क्रीट। रीट का पेपर क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा ना, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, केयरफुल रहना। अभी इसका कंफ्यूजिंग वर्ड भी बताऊंगी, पहले नीचे वाले वर्ड्स याद रखते हैं, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब क्या है, हिलता डुलता नहीं है, बहुत ही ज्यादा आलसी है। स्लगिश है, लेजी, लथार्जिक, टॉर्पिड, टॉर्पर बोल सकते हैं, लैंग्विड बोल सकते हैं, लैंगर, लैंग्विड, लैंगर, लैंग्विड, लैंगर। इनएक्टिव है, डोरमेंट है, तो इंडोलेंट का क्या हो जाएगा, हैबिचुअली लेजी। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3 एक ही आंसर में है, ठीक है। इंडस्ट्रियस क्या होता है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना, तो एसिडुअस हम बोल सकते हैं, एसिडुअस, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए मेहनत करना। अब एलेक्रिटी क्या होता है, एलेक्रिटी होता है, यहां पे लिखती हूं ऊपर, एलेक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, आतुरता होना, तत्परता होना, तत्परता, किसी चीज के लिए मतलब ईगर हो आप, तुरंत, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो। एब्यूलियंट हम बोल सकते हैं, एब्यूलियंट, ठीक है। तो एलेक्रिटी क्या हो जाएगा, शोइंग ग्रेट एनर्जी। डायलेटरी, डिले करना, डायलेटरी का मतलब क्या हो जाएगा, डिले करना, ठीक है। डायलेटरी, डिले, डिले करना, डिलेटरी, डिलेटरी ऐसे करो, डायलेटरी क्या हो जाएगा, डिले। डिले के लिए हम और कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, डिले का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, पोस्टपोन करना, ठीक है, डेफर करना, पुट ऑफ करना, ठीक है, किसी चीज को डिले करना, डेफर करना, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। अब देखो, अ, अभी एक वर्ड आपने यहाँ पे क्या सीखा, डिस्क्रीट सीखा है ना, ऐसे ही हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है डिस्क्रेट, है ना। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों ई अलग हो गए ना, दोनों ई अलग हो गए, तो डिस्क्रेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट, सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट, सेपरेट की सेंस में जाता है। अब यहां पे क्या है, डिस्क्रीट, रीट, या रीट या फिर नीट आप रिलेट कर सकते हो, डिस्क्रीट, रीट या नीट। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, केयरफुल रहना, किसी भी चीज में सावधानी बरतना, ठीक है। अब देखो हमारे पास, मैंने अभी यहां पे क्या वर्ड बताया था, इंडोलेंट, इंडोलेंट वर्ड है ना, यहाँ पे कोई जगह खाली दिख रही है क्या, यहाँ पे, ठीक है। देखो हमारे पास एक वर्ड है इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, आलसी आदमी। इसको कैसे याद रखोगे, डोलना से, है ना, हिलता डुलता नहीं है, बहुत ज्यादा आलसी है, स्लगिश है, लेजी है, लथार्जिक है, ठीक है। ऐसा ही एक वर्ड होता है इंसोलेंट, इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, ओडेशियस, ओडेसिटी, ओडेसिटी मतलब दुस्साहस। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, दुस्साहस, बदतमीजी वाला साहस। ब्रेजन हम लिख सकते हैं, ब्रेजन। इम्प्यूडेंट हम लिख सकते हैं, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट। र्यूड हम लिख सकते हैं, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, इंसोलेंट होना, चिकी, इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, हाँ, इम्पर्टिनेंट लिख, इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, इम्पर्टिनेंट। देखो अब हमारे पास इंडोलेंट हुआ, इंसोलेंट हुआ, ऐसा ही एक और वर्ड है हमारे पास, इनसोल्वेंट, इनसोल्वेंट। इनसोल्वेंट क्या होता है, जिसका दिवालिया निकल गया है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, पुअर, जो इंसान पेन्यूरी में है,
ठीक है, जो चीज, जो इंसान गरीब है, बैंकरप्ट है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ऊपर वाले के लिए। यहाँ पे अब की बार सीडीएस में आया था, हुत्सपा। हुत्सपा। हुत्सपा का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बेशर्म वाला व्यवहार करना, बेशर्मी होना किसी में। इसके लिए एक वो और वर्ड यूज करते हैं मम्मी के लिए, यूज एफ्रंट्री। एफ्रंट्री। मम्मी के फ्रंट में आके बोलेंगे, मतलब मम्मी के सामने बोलेंगे तो क्या होगा? बदतमीजी वाला व्यवहार हो जाएगा, है ना। कंसीट का मतलब घमंड होता है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही हम कैसे रिलेट कर सकते, देखो ये क्या है हमारे पास? इम्पर्टिनेंट है। और ऐसे ही एक वर्ड क्या है हमारे पास? पर्टिनेंट। हम्म। ऐसा ही एक वर्ड है हमारे पास, पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट हमारे पास एक वर्ड है। पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट होना, एप्ट होना, एप्रोप्रिएट होना। ठीक है, रेलेवेंट होना, जर्मेन होना। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं? एपोसाइट, ये एपोसाइट होता है। ठीक है, एपोजिट हम पढ़ते हैं इसको, एपोसाइट। ठीक है, एपोसाइट। ये वर्ड हमारे पास क्या है? एपोसाइट है। ठीक है, ये वर्ड क्या है? एपोसाइट। ठीक है, ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी करना, किसी चीज का अपोजिट करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना। ठीक है, ऐसे यू कैन लर्न। तो अभी इनको प्लीज याद करना आप लोग। मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है? मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है? पार्थ दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्रास्ट है। चलो, हम ना जब वोकैब के मोनोटोनस क्लास करेंगे ना, तो इस तरीके से ही हम रिलेट कर करके करेंगे। हाँ, अभी हमें करना है, पैसेज हमें करना है। अभी तो बहुत बाकी है। पैसेज पढ़ो चलो। पैसेज थोड़ा सा शायद ट्रिकी था, काफी बच्चे बोल रहे थे। पैसेज करते हैं। पैसेज समझते हैं बस, देखो। पेंटिंग, ध्यान से समझो अभी। पेंटिंग और आर्ट जनरली, एज सच, मतलब हम अगर पेंटिंग की बात करें, या फिर जनरली अगर हम बात करें, तो कोई भी आर्ट की अगर हम बात करें, कोई भी कला की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब एज सच अगर हम आर्ट वगैरह की बात करें, विद ऑल इट्स टेक्निकलिटीज, अगर हम उसको कितना ही कॉम्प्लेक्स बना देना, वो अपने टेक्निकलिटीज को साथ रखते हुए, डिफिकल्टीज या फिर पर्टिकुलर एंड्स, उसके सारे माइन्यूट और पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रखते हुए, माइन्यूट और पर्टिकुलर अगर हम बात करें, जो पेंटिंग है या फिर कोई भी आर्ट जो है हमारे सामने, अगर हम उसकी सारी टेक्निकलिटीज, डिफिकल्टीज या पर्टिकुलर एंड्स, मतलब बहुत माइन्यूटली जो भी टेक्निकलिटीज होती है ना उसकी, किसी भी आर्ट में जो डिफिकल्टीज होती है, जो माइन्यूट एंड पे जो चीजें होती है ना, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसकी चीजें होती हैं, स्पेसिफिक इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट किसके सिवाय कुछ भी नहीं है, एक नोबल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। कोई भी एक पेंटिंग है ना, उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी माइन्यूट, उसके एग्जैक्ट चीजें क्या हैं? कुछ भी नहीं है, एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का तरीका है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है, इज अ नोबल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इन इनवैल्यूएबल एज द व्हीकल ऑफ थॉट। अगर उसको समझा जाए, अगर उसको विचारों के साथ देखा जाए, तो वो इनवैल्यूएबल है। मतलब उस चीज की कोई वैल्यू ही हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा प्रेसियस वो हो जाएगी अगर उसको सोचा जाए तो। लेकिन अगर सही मायने में देखे तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एक फोटो है, अगर उसको अपने थॉट्स के साथ रिलेट किया जाए तो वो प्रेसियस है बहुत ज्यादा। लेकिन अपने आप में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोटो है।
सिर्फ एक पेंटिंग है, सिर्फ एक आर्ट है, समझ रहे हो? देखो, अगर कोई भी एक कवि है, उसने अगर एक कहानी सुनाई, मतलब अपनी पोएम सुनाई उसने, तो वो सिर्फ वर्ड्स हैं। एक कोई भी इंसान वो उस बातों को नहीं समझ पाएगा जब तक कि उनको फील नहीं करेगा, जब तक कि अपने थॉट्स को उनके साथ मैच नहीं करेगा। तो इनवैल्यूएबल एज द व्हीकल ऑफ थॉट बट बाय इटसेल्फ नथिंग, लेकिन अपने आप में कुछ भी नहीं है। ठीक है। ही, वो कोई भी पर्टिकुलर इंसान, जो भी कोई पेंटर है या फिर कोई भी पोएट है, हु हैज लर्नड, जिसने सीखा है, व्हाट इज कॉमनली कंसिडर्ड द होल आर्ट ऑफ पेंटिंग, जिसको कॉमनली हम समझ सकते हैं कि वो आर्ट है किसी भी पेंटिंग की। दैट इज, हमारा इस होल आर्ट ऑफ पेंटिंग से क्या मतलब है? द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट फेथफुली। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी नेचुरल जो चीज है ना हमारे सामने, उस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका किसी भी एक इंसान ने सीखा है, ठीक है, उसमें भावनाओं को जोड़ के, ही हु हैज एज येट ओनली लर्न द लैंग्वेज बाय विच हिज थॉट्स आर टू बी एक्सप्रेस्ड, उसने सिर्फ एक भाषा सीखी है जिससे कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, एक बार सिर्फ इसको बहुत माइन्यूटली समझो, फिर ओवरऑल मैं बताऊंगी, इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम लोग इतना जोर लगा रहे हो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत समझने की जरूरत है, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ही हैज डन जस्ट एज मच टूवर्ड्स बीइंग दैट विच वी शुड रिस्पेक्ट, विच वी शुड रिस्पेक्ट एज ए ग्रेट पेंटर, जिसने इतना कुछ किया है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ, वी शुड रिस्पेक्ट एज ए ग्रेट पेंटर, एज ए मैन हु हैज लर्नड हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एक वो इंसान जिसने सीखा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है ग्रामेटिकली एंड मेलोडियसली, ग्रामर के रूप में, मतलब वर्ड्स के रूप में, और उसको बहुत ही ज्यादा मधुर तरीके से पेश करना जिस आदमी ने सीखा है, हमको उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए एज अ पोएट, एज अ ग्रेट पोएट। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना सीखा है पेंटिंग के जरिए, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए एज अ ग्रेट पेंटर। जिस इंसान ने अपनी कला को इस तरीके से प्रस्तुत करना सीखा है, ग्रामर के रूप में या फिर मधुर आवाज के रूप में, उसमें क्या है, हम उसको एक ग्रेट पोएट के तरीके से देखना चाहिए। द लैंग्वेज इज, जो भाषा है वो इंडीड का मतलब होता है क्लियरली, द लैंग्वेज इज क्लियरली मोर डिफिकल्ट ऑफ एक्वायरमेंट इन वन केस देन इन अनदर। जो लैंग्वेज है ना, इन दोनों चीजों को ही प्रस्तुत करने का जो तरीका होगा, जो लैंग्वेज होगी, वो डिफिकल्ट होगी एक की बजाय दूसरे की बजाय एक में। एंड पोजेसिस का मतलब क्या होता है? ओन्स, एंड ओन्स मोर पावर ऑफ डिलाइटिंग द सेंस। डिलाइट का मतलब क्या होता है? डिलाइट का, मोर पावर ऑफ डिलाइटिंग द सेंस, सेंस को डिलाइट करने के लिए, वाइल इट स्पीक्स टू द इंटेलेक्ट, बट इट इज हाउ एवर नथिंग मोर देन लैंग्वेज। एंड ऑल दोज एक्सीलेंस, और वो सारी की सारे एक्सीलेंसेज विच आर पेक्यूलियर, मतलब जो चीज स्पेसिफिक है, जो चीज अजीब है, टू द पेंटर एज सच, आर मियरली व्हाट रिदम, मेलोडी एंड प्रिसीजन एंड फोर्स आर इन द वर्ड्स ऑफ द ओरेटर एंड द पोएट। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कंक्लूजन क्या है। नेसेसरी टू देयर ग्रेटनेस बट नॉट द टेस्ट ऑफ द ग्रेटनेस। ये जो सारी चीजें हैं ना, किसी भी एक जो पेंटिंग करने वाला जो पेंटर है ना, वो इस तरीके से उस पेंटिंग को प्रस्तुत करे जो कि पोजेस करती हो, क्या पोजेस करती हो, कि एक इंसान की सेंसुअल प्लेजर्स को जगा दे, और साथ में ही वो डेप्थ भी हो, उसमें इंटेलेक्ट भी हो। और हाउ एवर, जबकि है तो ये लैंग्वेज से ज्यादा कुछ भी नहीं, और ये सारी की सारी जो एक्सीलेंस है ना, वो पर्टिकुलर पेक्यूलियर है एक पेंटर में भी। और वो किस तरीके से हमें दिखेंगी? उसकी रिदम से, उसकी मेलोडी से, उसके प्रिसीजन से। एंड फोर्स आर इन द वर्ड्स ऑफ द ओरेटर एंड द पोएट। जो ओरेटर है या फिर जो पोएट है, उसके बोलने में वो चीजें दिखेंगी। नेसेसरी टू देयर ग्रेटनेस, जो उनकी ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए जरूरी है, लेकिन उनकी ग्रेटनेस का टेस्ट नहीं है वो। मतलब जो भी कोई भी एक इंसान है जिसको महान बनना है, महान पोएट बनना है या फिर महान पेंटर बनना है, तो उसकी पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक आदमी उसको जिंदा देख पाए। एक पेंटिंग ऐसी हो कि एक आदमी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए। और एक अगर पोएट है तो उसकी पोएम्स ऐसी हो जिसमें रिदम हो, मेलोडी हो और प्रिसीजन हो। ये सब चीजें जरूरी हैं उस ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए, लेकिन उस ग्रेटनेस का टेस्ट नहीं होती हैं।
इट इज नॉट बाय द मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड सेइंग। ये किस तरीके से, वो मोड का मतलब क्या है, जो जरिया, जो इस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है या फिर कहा गया है, इससे ग्रेटनेस अचीव नहीं होती है, बट क्या रिप्रेजेंट हुआ है और क्या बोला गया है उससे होता है। दैट दैट द रिस्पेक्टिव ग्रेटनेस ईदर ऑफ द पेंटर और द राइटर इज टू बी फाइनली डिटरमिन्ड। जो किसी भी एक पेंटर की या फिर राइटर की जो फाइनल ग्रेटनेस है ना, वो किस बात पे डिटरमाइन की जानी चाहिए, किस तरीके से रिप्रेजेंट हुई है और किस तरीके से कहा गया है, उस बात से नहीं, बल्कि उसने क्या रिप्रेजेंट हुआ है उस बात से और क्या लोगों ने समझा है उस बात से होता है। ठीक है, क्वेश्चंस देखना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये आपने समझ लिया। मान लो आप एक वर्ड से 10 वर्ड में हम रिलेट करवा रहे हैं, कुछ बोल के बकाया की क्लास लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द ब्रॉडर फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब देखना, अगर हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आती है ना पैसेज की, तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। 2023 में ऐसा ही पैसेज आया था, जिस पैसेज को पढ़ के आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और समझना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए। What is the broader philosophical implication of the statement? It is not by the mode of representing and saying, but by what is represented and said. ये वो जरिए इस पे डिपेंड नहीं करता है कि क्या, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है या फिर किस तरीके से उस चीज को कहा गया है, बट उस बात पे डिपेंड करता है कि क्या रिप्रेजेंट हुआ है और क्या उस चीज से कहा गया है, मतलब अल्टीमेट डेप्थ लोगों ने उससे क्या समझा, इस बात पे उसको डिपेंड। एस्थेटिक टेक्निक्स आर इररेलेवेंट, इसमें इररेलेवेंट की तो कहीं पे भी बात नहीं हुई ना, एलिमिनेट करो तुम लोग। हाँ अभिषेक, सिंगुलर वर्ब आएगा। एक मिनट यार, पेन नहीं चल रहा है। इसमें एस्थेटिक टेक्निक्स आर इररेलेवेंट, ऐसा तो कहीं पे भी बात नहीं हुई है। एक मिनट, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज सुपीरियर टू रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, ऐसा तो कहीं कंपैरिजन तो चल ही नहीं रहा है ना। द ऑडियंस डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अ वर्क, नहीं। एथिकल एंड थीमेटिक डेप्थ आर द अल्टीमेट मेजर ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू। जो उस पर्टिकुलर चीज में थीमेटिक डेप्थ है ना, किस तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट वो हुई है, वो हमारे लिए अल्टीमेट है। तो ये आंसर हमारे पास है। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये बस पैसेज हम करेंगे। द ऑथर्स प्राइमरी आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट टेक्निकल मास्टरी इन पेंटिंग इज द ओनली थिंग दैट डिफाइंस, नहीं, किसी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज डिफाइन नहीं कर सकती है। अ डिसेप्टिव इल्यूजन, डिसेप्टिव धोखा की मतलब छलावा की तो बात ही नहीं हो रही है। मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट, नहीं, दोनों चीजें जरूरी है। अ नेसेसरी फाउंडेशन बट नॉट द एसेंस ऑफ द ट्रू आर्ट। What does the passage emphasize as the true measure of greatness in painting and writing? द मटेरियल यूज्ड, नहीं। द स्टाइल एंड वोकेबलरी, नहीं। द टेक्निक अप्लाइड, नहीं। द कंटेंट एक्सप्रेस्ड, क्या क्या चीज रिप्रेजेंट हुई है और क्या चीज बोली गई है उस चीज को, कि जो कंटेंट एक्सप्रेस हुआ है ना, उस चीज को हम बोल रहे हैं। जो कंटेंट है एक्सप्रेस किया है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज पोजेसेस ओन्स मोर पावर ऑफ डिलाइटिंग द सेंस while it speaks to the intellect, it is primary sensual and lacks depth, नहीं, डेप्थ कहीं पे भी कम नहीं होनी चाहिए। डेप्थ की वजह से ही कोई पेंटिंग या फिर कोई पोएम अच्छी बनती है। इट फेल्स टू कम्युनिकेट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। इट रिलाइज टू मच ऑन टेक्निक एंड स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं। इट यूनिकली ब्लेंड सेंसुअल प्लेजर विद इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, मतलब उस इंसान को सेंसुअल प्लेजर भी आए और इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी हो उसके अंदर। ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। What implicit assumption about language and expression underpins the passage's argument? All forms of art must use written language to be effective. सारी फॉर्म्स रिटन लैंग्वेज कैसे कर सकती है? पेंटिंग में क्या ही लिख के आएंगे? नहीं हो सकता। एक्सप्रेशन विदाउट टेक्निकल स्किल इज मोर वैल्यूएबल, नहीं, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, नहीं। द वैल्यू ऑफ ग्रामर एंड मेलोडी लाइज इन द एस्थेटिक नोट कम्युनिकेटिव पावर, नहीं, कम्युनिकेट करेगा तभी तो ग्रामर और मेलोडी दिखेगी उसकी। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज सेकेंडरी टू द मैसेज कन्वेड, ये हमारे पास हो जाएगा। बहुत आराम से तुम लोग एलिमिनेट कर सकते थे, इससे आसान, पता है, इसमें पैसेज कॉम्प्लिकेटेड है,
कॉम्प्लिकेटेड, बट क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इजी, वेरी इजी। ऐसा अगर पैसेज आए ना तो आपके 5 के 5 ठीक हो सकते हैं, वरना 4 तो 5 में से बहुत आराम से। ये पैसेज को देख के ही डर जाओगे, क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे ही नहीं। 2023 का आप लोग एक कॉम्प्रिहेंशन करके देखना, उस टाइम पे आया था। मतलब जब मैं पेपर दिया करती थी, उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चंस इतने आसान कि सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, बिना समझे कॉम्प्रिहेंशन बनना था ये। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आपको आंसर की मिल गई है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग यार। ठीक है, थैंक यू। अरे न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब आती है भाई, सांस नहीं ले रहे हो तुम पिछले आधे घंटे से। न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, अनुराग सर की नाउन वाली क्लास लगाओ, उसमें पता बताया होगा पक्का से। उसमें बताया है, नाउन वाली क्लास पढ़िए, सर्स एंड मैम्स। ठीक है, चलो, थैंक यू यार।